हेलो मेरे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? हम बेटा आज एक और चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का, जो वन शॉट में चलेगा। आप सबों को पता है वन शॉट का मतलब ये होता है कि एक चैप्टर को हमने एक लेक्चर में कंप्लीट करना होता है। बेटे मेरे, ये सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड होता है। वन शॉट का मतलब ये बोर्ड ओरिएंटेड, सो दैट आपके जो बोर्ड्स आने वाले होते हैं उसमें आप अच्छा एक्सेल कर पाओगे। ऑलरेडी हमने इसके डिटेल्ड लेक्चर जो है वो बनाए हुए हैं। ऑलरेडी इसके डिटेल्ड लेक्चर बेटा मौजूद है, और अब बोर्ड्स आने वाले हैं। डिटेल्ड लेक्चर को देखने का कोई फन और मकसद नहीं है। दे विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। सो बेटा इस टाइम ये जो अपना कीमती वक्त जो है इसको अच्छे से बेटा यूटिलाइज करना है। कैसे? एक तो खुद पढ़ना है, और बेटा उसके बाद ये वन शॉट लेक्चर्स देखना है, सो दैट आपका इससे रिवीजन हो जाएगा। यहां सिर्फ हम बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, न कि बेटा हम आपको इसमें डिटेल एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे, सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड। चले बेटा, चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट। बेटे मेरे 5 मार्क्स का ये चैप्टर है। 5 मार्क्स इसके आते हैं जे बोर्ड में। तो आओ अब हम इस चैप्टर को आगे ले जाते हैं। क्लास 10th का है, साइंस। मैं आपका टीचर, बायोलॉजी टीचर, लेके आया हूं बेटा ये चैप्टर जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। चलो आगे चलते हैं मेरे बच्चे। अब इस चैप्टर में किस किस टॉपिक को हमने पढ़ना है, कौन कौन से गुल हमें इसमें खिलाने हैं। पहला जो बेटे मेरे इसमें टॉपिक है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज, पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद इसका जो पहला टॉपिक है दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद है फूड चेन, उसके बाद है फूड वेब, उसके बाद है ट्रॉपिक लेवल, उसके बाद है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, हाँ ये है एनर्जी फ्लो है, उसके बाद है बायोमैग्निफिकेशन, हाँ एनवायरमेंट पोल्यूशन, और आवर डैमेज टू आवर एनवायरमेंट। ये इतने टॉपिक्स बेटा हमने इस चैप्टर में कंप्लीट करने हैं, कवर अप करने हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, डरो मत बेटा। 2 फेजेस में आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। मैं एक शॉर्ट इसका बना लेता हूं, बट आप बेटा इसको 2 फेज में देखिएगा। आधा देखिएगा आप, फिर बेटा थोड़ा रेस्ट आप लीजिएगा, उसके बाद और देखिएगा। चलो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देंगे। यार चैप्टर का नाम क्या है? आवर एनवायरनमेंट। क्या मतलब होता है यार? सुन, एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं? मैं हूं ना एक लिविंग थिंग। यार मेरे पास में जो भी कुछ पाया जाता है, मेरे सामने जो भी कुछ पाया जाता है, मेरे दाएं से बाएं से आगे से पीछे से जो भी कुछ पाया जाता है उसको मैं अपना एनवायरनमेंट बोलता हूं। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म या एक लिविंग थिंग के सराउंडिंग में जो भी कुछ पाया जाता है, आसपास में जो भी कुछ पाया जाता है, उसको बेटा मैं अपना एनवायरनमेंट समझता हूं। इसका मतलब एक लिविंग थिंग यहां पे, इसके साइड में जो भी कुछ पाया जाता है उसको मैं बेटा अपना एनवायरनमेंट समझूंगा। एनवायरनमेंट में कितनी क्या क्या पाया जाता है? एनवायरनमेंट में पानी भी पाया जाता है, एनवायरनमेंट में सॉइल भी पाया जाता है, एनवायरनमेंट में हवा एटमॉस्फेयर भी पाया जाता है, एनवायरनमेंट में प्लांट्स भी होते हैं, एनवायरनमेंट में अदर एनिमल्स भी पाए जाते हैं। समझ आया? इसका मतलब एनवायरनमेंट का मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइड में जो भी कुछ पाया जाता है, दैट इज व्हाट आई कैन से माय एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में मेन 3 चीजें पाई जाती हैं। पहली चीज बेटा सामने से सॉइल होता है जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। समझ आया? इसी तरह बेटा एनवायरनमेंट में और क्या पाया जाता है? मेन कंपोनेंट जो वाटर होता है, वाटर को मैं हाइड्रोस्फीयर बोलूंगा। एनवायरनमेंट में मेन चीज है बेटा हवा पाया जाता है, एयर, जिसको मैं बेटा एटमॉस्फेयर बोलता हूं। चलो आपके सामने मैंने डेफिनेशन रखी है, एनवायरनमेंट बोलते किसको है। ठीक है, और रिमेंबर बेटा एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द सराउंडिंग्स इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। Environment is the physical and the biological surrounding of an organism where it lives. ये तो बोला। Environment consists of, environment में क्या क्या आता है? Atmosphere आता है, और बेटा लिथोस्फीयर सॉइल आता है, और हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर पाया जाता है। मेन 3 चीजें एनवायरनमेंट में होते हैं। ठीक है, हाँ, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना उस किताब का नाम होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी एक किताब है बेटा, इकोलॉजी एक किताब है जिस किताब में एनवायरनमेंट के बारे में लिखा होता है कि एनवायरनमेंट में क्या होता है, क्या क्या चीज होता है एनवायरनमेंट में। उस किताब का नाम है इकोलॉजी। और बेटा एक इंडिया का जो एक साइंटिस्ट है, मशहूर साइंटिस्ट है, उसका नाम है रेमेडियो मिश्रा। रेमेडियो मिश्रा जो है इंडियन इकोलॉजिस्ट है। क्या है ये बेटा? इंडियन इकोलॉजिस्ट है। इसने यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज्यादा कुछ स्टडी किया है। पहला क्वेश्चन आपको ये आ सकता है बेटा शॉर्ट आंसर में, डिफाइन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है?
इन्वायरमेंट होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो भी कुछ पाया जाता है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, हवा है, सॉइल है, हाँ क्या बोलते हैं वाटर है, सब कुछ बेटा किस में आता है, इन्वायरमेंट में। और ये साथ लिखिएगा, स्टडी अबाउट इन्वायरमेंट इज नोन एज इकोलॉजी, एंड बेटा इंडियन इकोलॉजिस्ट जो है वह है रेमेडियो मिश्रा, यानी कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। इसका पहला जो हम टॉपिक देखते हैं वो है क्या, दैट इज बेटा हमारा इकोसिस्टम। सुन बेटा इकोसिस्टम क्या होता है। हाँ मेरे पास ये जमीन है, क्या है, जमीन, जमीन का ऐसा चप्पा, हाँ यार बहुत ज्यादा जमीन है ना, दुनिया में बहुत ज्यादा जमीन है, जमीन के ऊपर कोई ऐसा एरिया, देखो यहां पे ये जमीन का ऐसा एरिया है, यहां पे बेटा जमीन का ऐसा एरिया डेजर्ट है, क्या है, ये है डेजर्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत पाया जाता है, नो कोई प्लांट, नो कोई वाटर, नो कोई लिविंग थिंग पाया जाता है। यार इसको मैं ये इकोसिस्टम नहीं बोलूंगा, रिमेंबर इकोसिस्टम मैं किसको बोलूंगा। मिसाल के तौर पर यह है जमीन का, यहां से लेके यहां तक एक जमीन का एरिया है, यहां से लेके यहां तक जमीन का ऐसा एरिया है, जमीन का ऐसा एरिया जहां पे बेटा लिविंग्स भी पाए जाते हैं, कौन, जहां पे लिविंग्स भी पाए जाते हैं, और इसी जमीन के एरिया में बेटा नॉन लिविंग्स भी पाए जाते हैं। इसका मतलब है जमीन का ऐसा एरिया जहां पे लिविंग्स भी, मिसाल जमीन का यहां से लेके यहां तक ये जमीन का ऐसा एरिया है जहां पे लिविंग्स भी पाए जाते हैं और जहां पे नॉन लिविंग्स भी पाए जाते हैं। ये लिविंग्स फिर क्या करते हैं, ये लिविंग्स नॉन लिविंग्स को फायदा देते हैं और ये नॉन लिविंग्स वापस लिविंग को फायदा पहुंचाते हैं। तो बेटा जमीन का ऐसा एरिया जहां पे लिविंग्स भी पाए जाते हैं, जहां पे नॉन लिविंग्स भी पाए जाते हैं, ये लिविंग्स नॉन लिविंग्स को फायदा पहुंचाते हैं और नॉन लिविंग्स इनको वापस बेटा लिविंग्स को फायदा पहुंचाते हैं। तो इस जमीन के इस एरिया को मैं इकोसिस्टम बोल सकता हूं, क्या बोलूंगा, इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम के नाम से मैं इसको अच्छे से पुकार सकता हूं। नाउ आज के बाद अगर आपसे किसी ने पूछा डिफाइन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम जमीन का ऐसा एरिया होता है, एक चप्पा होता है, जमीन का ऐसा हिस्सा होता है जहां पे लिविंग्स भी होते हैं, जहां पे नॉन लिविंग्स भी रहते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, लिविंग्स नॉन लिविंग्स को फायदा देते हैं और नॉन लिविंग्स लिविंग्स को वापस फायदा पहुंचाते हैं। इस जमीन के इस एरिया को मैं बेटा इकोसिस्टम के नाम से जानूंगा या इसको मैं इकोलॉजिकल सिस्टम के नाम से बोलूंगा। तो बेटा मेरा मुझे बताओ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, हां अगर आप ये यहां पे बेटा देखोगे इकोसिस्टम जो है ना, इकोसिस्टम में कितनी चीजें हैं, दो चीजें सर रहती है। एक तो इकोसिस्टम है, एक तो ये लिविंग्स रहते हैं और नॉन लिविंग्स रहते हैं, वो अलग बात है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। अभी मैं आपको बोलूंगा बेटा कैसे कैसे एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। चलो मैं आपको समझाता हूं पहले ये कैसे एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। मिसाल बेटा मेरे पास ये जमीन है, यहां पे जमीन का ये है इकोसिस्टम मेरे पास, क्यों, ये जमीन का ऐसा एरिया जहां पे लिविंग्स भी पाए जाते हैं। सर कौन सा लिविंग है यहां पे, सुनो बेटा यहां पे फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, कौन है, प्लांट है। एक मिनट बेटा मैंने इसकी शायद हाँ नहीं वो तो मैंने डायग्राम नहीं लगाया। सुनो जमीन का ऐसा एरिया यहां पे बेटा मेरा प्लांट है, क्या है, प्लांट है। यहां पे फॉर एग्जांपल बेटा मेरा यहां शीप है, कौन है, यहां बेटा शीप है। यहां पे बेटा यहां से हवा भी होती है, क्या है, हवा, एयर भी है। यहां से बेटा वाटर भी है, ये क्या है, वाटर है यहां पे, और ये क्या है, सॉइल है यहां पे, ठीक है। हाँ सुनो यहां पे बेटा इंसान भी पाया जाता है, ठीक है। अब देखो यह है जमीन का एरिया, यहां पे कौन है, यहां पे बेटा प्लांट भी है, यहां पे शीप भी है, यहां पे इंसान भी है, वाटर भी है, सॉइल भी है, हवा भी है। सुनो क्या होता है बेटा, हवा क्या है, नॉन लिविंग थिंग। ये हवा से, हवा कौन पीता है, इंसान पीता है। हवा कौन पीता है, जानवर पीता है। इसका मतलब हवा नॉन लिविंग है, इंसान और ये शीप लिविंग है। तो नॉन लिविंग ने लिविंग को फायदा दिया, सर दिया। हाँ उसके बाद सुनो ये इंसान बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है हवा को। हवा क्या है, नॉन लिविंग, इंसान क्या है, लिविंग। तो लिविंग ने नॉन लिविंग को वापस फायदा दिया। छोड़ो एक और एग्जांपल देखो बेटा, यहां पे सनलाइट है, सनलाइट क्या है, ये बेटा नॉन लिविंग है। सनलाइट पड़ती है प्लांट के ऊपर, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद बनाता है। प्लांट क्या है, लिविंग। तो नॉन लिविंग ने लिविंग को फायदा दिया, ठीक। यहां जमीन में बेटा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जमीन में वाटर होता है, वो वाटर नॉन लिविंग है। इस वाटर को कौन पीता है, प्लांट पीता है। प्लांट साइज में इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब वाटर है, ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग ने लिविंग को फायदा दिया। इसका मतलब यह है जमीन का ऐसा एरिया जहां पे लिविंग्स भी रहते हैं, जहां पे उन लिविंग्स के साथ साथ नॉन लिविंग्स भी रहते हैं, फिर ये लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग्स को फायदा देते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स इनको वापस लिविंग्स को फायदा देते हैं। जमीन के इस एरिया
को जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग इकट्ठे रहते हैं और वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, इस एरिया को, इस चप्पे को हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम के नाम से पुकारेंगे। समझ आया? ओ बेटे मेरे समझ आया? आपको नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? सर आया है समझ। चलो बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। दैट इज हमारा इसके बाद क्या रहता है? वो है बेटा इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स रहते हैं। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स रहते हैं। इकोसिस्टम में कौन कौन सी चीज पाई जाती है? मुझे बताओ इकोसिस्टम में कौन कौन सी चीज है? सर इकोसिस्टम में लिविंग्स रहते हैं और नॉन लिविंग्स, बस यही तो बेटा। इकोसिस्टम में क्या पाया जाता है उसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में यार क्या क्या पाया जाता है उसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। मैंने यही लिखा, इकोसिस्टम में क्या क्या चीज पाई जाती है, कंपोनेंट क्या है? यार इकोसिस्टम में दो ही चीज है, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स। रिमेंबर इकोसिस्टम में जो लिविंग्स रहते हैं ना उनको बेटा हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। बायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक कंपोनेंट का मतलब इकोसिस्टम में जो लिविंग्स रहते हैं ना, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो कीड़ा है, बैक्टीरिया है, बेटा वो क्या है? बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं बेटा, रिमेंबर उन नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक का मतलब इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। समझ आया? अब इसके बाद सुनो, हम देखेंगे इकोसिस्टम में सर कौन कौन सा नॉन लिविंग थिंग रहती है, सॉरी इकोसिस्टम में कौन कौन सा लिविंग थिंग रहता है, कौन कौन सा लिविंग थिंग रहता है? सुनो बेटा इकोसिस्टम में तीन किस्म के, इकोसिस्टम में तीन किस्म के बेटा नॉन ये लिविंग थिंग्स रहते हैं। लिविंग थिंग्स इकोसिस्टम में वो वाले लिविंग थिंग्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। रिमेंबर जो लिविंग थिंग्स अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको सर हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स और प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। इसका मतलब इकोसिस्टम में जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग कितने किस्म के? तीन किस्म के। कुछ लिविंग थिंग्स अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, और कुछ लिविंग थिंग्स इकोसिस्टम में कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं बल्कि फिर वो क्या करते हैं? वो दूसरों का खाना खाते हैं, वो प्लांट्स का खाना खाते हैं। ऐसे लिविंग थिंग्स को बेटे मेरे हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। क्या बोलते हैं उनको बेटा? हम बोलते हैं कंज्यूमर्स बोलते हैं। और इकोसिस्टम में ऐसे भी लिविंग थिंग्स होते हैं जो ना अपना खाना बनाते हैं और ना दूसरों का खाते हैं बल्कि वो क्या करता है? वो बेटा चीजों को डिकम्पोज करता है, डेड करते हैं, सॉरी चीजों को डिकम्पोज करता है, चीजों को तोड़ते हैं, यानी कि रोटन बनाते हैं, तबाह करते हैं। उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। इसका मतलब बेटे मेरे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, बोल दो यार इकोसिस्टम में क्या चीजें होती है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है? पहले आपको इकोसिस्टम को डिफाइन करना है, ठीक है। इकोसिस्टम अर्थ का वो चप्पा होता है जहां पे लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि इंटरेक्ट विद ईच अदर, जहां पे वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। आपने बोलना है यार इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स? दो। एक तो होते हैं इकोसिस्टम में जो लिविंग्स है उनको हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कंपोनेंट, और इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? एबायोटिक फैक्टर। क्या बोलते हैं? उनको हम एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं। यानी कि एबायोटिक फैक्टर का मतलब नॉन लिविंग थिंग जो इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। अब सुनो बेटा, यहां बायोटिक फैक्टर में कौन कौन आता है? इकोसिस्टम में जो बायोटिक फैक्टर है, जो लिविंग थिंग्स है, वो कौन कौन सा लिविंग थिंग होता है? वो होता है बेटा कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। जैसे बेटा प्रोड्यूसर में कौन आएगा? जैसे बेटा प्रोड्यूसर में, वेरी गुड, प्रोड्यूसर में बेटा एग्जांपल प्लांट्स आएंगे। प्लांट जो इकोसिस्टम में जो प्लांट्स होते हैं ना उनको बेटा हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट है वो, बट कौन सा वाला? प्रोड्यूसर वाला। क्योंकि जितने भी इकोसिस्टम में प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्लांट्स किस कैटेगरी में आएंगे? प्रोड्यूसर कैटेगरी में आएंगे। इकोसिस्टम में वो वाले लिविंग थिंग्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों का खाना खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स बोलते हैं। सर कंज्यूमर्स, बिल्कुल बेटा, उनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। कंज्यूमर का मतलब दूसरों का कंज्यूम करने वाला, दूसरों का फूड। ये खुद लिविंग थिंग होता है। कंज्यूमर खुद लिविंग थिंग होता है बट अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ये दूसरों का खाना खाता है, ठीक है। उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। सर कौन सा लिविंग थिंग ऐसा है जो कंज्यूमर है? ठीक है, कुछ कंज्यूमर्स सिर्फ घास खाते हैं, दूसरों का घास खाते हैं। उन वाले कंज्यूमर्स को क्या बोलते हैं? उन वाले कंज्यूमर्स को बेटा हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। उन वाले कंज्यूमर्स को हम बोलते हैं हर्बीवोर्स।
और कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना तो खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरों का फूड खाते हैं। पर दूसरों का कौन सा फूड खाते हैं? दूसरों का गोश्त खाते हैं। उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। वेरी गुड, क्या बोलते हैं उनको बेटा? हम बोलते हैं कार्निवोर्स। ठीक है, उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। और हाँ, हर्बीवोर्स जैसे, सर हर्बीवोर के एग्जांपल बताए। कौन सा, सुनो, इकोसिस्टम में कौन सा लिविंग थिंग ऐसा होता है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है? इंसान। इकोसिस्टम में कौन सा लिविंग थिंग ऐसा होता है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है? गोट। इकोसिस्टम में कौन सा लिविंग थिंग ऐसा होता है जो क्या अपना खाना खुद नहीं बनाता है? लाइन। ठीक है, इसी तरह डियर। ये ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स। लेकिन कंज्यूमर्स के कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरों का घास खाते हैं, सिर्फ घास खाते हैं, दूसरों का ग्रास खाते हैं। ऐसे कंज्यूमर्स को बेटा हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे हर्बीवोर्स। जैसे बेटा एक एग्जांपल मैं इसकी बताऊं, इसकी मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे हर्बीवोर शीप है, ठीक है, ये कंज्यूमर है, अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ये दूसरों का खाना खाता है। पर दूसरों का क्या खाता है? दूसरों का सिर्फ घास खाता है। ठीक है, ये सिर्फ घास खाता है ना, अपना खाना खुद नहीं बनाया, दूसरों का खाया बट घास खाया, तो इसको मैं बेटा क्या बोलूंगा? हर्बीवोर बोलूंगा। इसी तरह हाँ, कुछ इकोसिस्टम में कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं। कंज्यूमर का मतलब दूसरों का खाना खाने वाला, दूसरों का फूड खाने वाला। इकोसिस्टम में कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना तो खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों का खाना खाते हैं। पर दूसरों का क्या खाते हैं? दूसरों का सिर्फ गोश्त खाते हैं, सिर्फ गोश्त खाते हैं। जैसे लाइन, दूसरों का बेटा सिर्फ क्या खाता है? गोश्त, घास नहीं खाता है। दूसरों का फूड खाता है पर दूसरों का गोश्त खाता है, उसको मैं क्या बोलूंगा? कंज्यूमर बोलूंगा। जैसे सर एग्जाम्पल बताइए ना बेटा, एग्जाम्पल सुनिए, एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल लाइन, एग्जाम्पल लाइन। और बेटा मेरा तीसरे किस्म के कंज्यूमर्स इकोसिस्टम में होते हैं। ऐसे कंज्यूमर, सुनो, ऐसे कंज्यूमर्स इकोसिस्टम में होते हैं, ऐसे कंज्यूमर्स इकोसिस्टम में होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, दूसरों का फूड खाता है। लेकिन दूसरों का क्या खाता है? दूसरों का कभी कभार बेटा घास भी खाता है और दूसरों का कभी कभार गोश्त भी खाता है। तो ऐसे कंज्यूमर्स को बेटे मेरे हम बोलते हैं ओमनीवोर्स। क्या? दोनों खाते हैं, ओमनीवोर्स। जैसे ह्यूमंस, बेटा ह्यूमंस क्या है? ओमनिवर्स। हम तो इकोसिस्टम में आते हैं ना यार, हम तो इकोसिस्टम है, हम भी इकोसिस्टम में रहते हैं। क्योंकि बेटा यार जिस जमीन के चप्पे में हम रहते हैं ना, वहां पे भी लिविंग थिंग्स होते हैं, वहां पे भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, और लिविंग्स और नॉन लिविंग्स एक दूसरे को फायदा देते हैं। तो इसका मतलब हम भी इकोसिस्टम है। हम इकोसिस्टम में कौन सा फैक्टर है? हम यार बायोटिक कंपोनेंट है, हम बायोटिक फैक्टर में आते हैं। क्यों? हम लिविंग थिंग्स है। बट कौन से लिविंग थिंग्स? क्या प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं, इकोसिस्टम में प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर का दर्जा रखते हैं। हम फिर कौन है? हम यार कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर का मतलब हम यार दूसरों का खाना खाने वाले। हम तो क्या हैं? हम तो बेटा अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों का खाना खाते हैं, तो हम कंज्यूमर्स में आएंगे, कंज्यूमर्स। बट कंज्यूमर तो 3 किस्म का है। कुछ कंज्यूमर्स वो होते हैं जो सिर्फ दूसरों का घास खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। जैसे बेटा शीप है, डियर है, वो भी कंज्यूमर्स हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों का खाते हैं, पर दूसरों का घास खाते हैं, तो वो कंज्यूमर्स में आएंगे, बट हर्बीवोर्स आएंगे, हर्बीवोर्स उनको कहेंगे। इसी तरह हाँ, कुछ बेटा इकोसिस्टम में कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद तो नहीं बनाते हैं, वो दूसरों का खाना खाते हैं। पर दूसरों का क्या खाते हैं? दूसरों का बेटा वो सिर्फ गोश्त खाते हैं। जैसे बेटा लाइन है, ठीक है, ये ऐसा कंज्यूमर है जो अपना खाना पहले खुद बनाता नहीं है, दूसरों का ही खाता है, बट दूसरों का घास गोश्त खाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये कार्निवोर है। ये कार्निवोर है, लाइन है एग्जांपल। ठीक है, इस तरह हाँ, इकोसिस्टम में ऐसे भी लिविंग थिंग्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों का फूड खाते हैं, तो वो कंज्यूमर्स हैं। बट दूसरों का क्या खाते हैं? दूसरों का दोनों खाते हैं। कभी वो घास भी दूसरों का खाते हैं, कभी वो गोश्त भी दूसरों का खाते हैं, तो कंज्यूमर्स में आएंगे, बट कौन से? ओमनिवोर्स में आएंगे। उनको हम ओमनिवोर्स बोलते हैं। ओमनी मींस बोथ ईटर्स, दोनों खाने वाले। जैसे ह्यूमंस हैं, ये क्या हैं? कंज्यूमर्स हैं। इसी तरह बेटा तीसरा है डिकम्पोजर्स। सुनो बेटा, डिकम्पोजर्स हम किन को कहेंगे? डिकम्पोजर्स हम किन को कहेंगे? रिमेंबर बेटे, रिमेंबर। देखो डिकम्पोजर्स आप किन को कहोगे? डिकम्पोजर्स वो वाले लिविंग थिंग्स होते हैं, सुनो, डिकम्पोजर्स वो वाले लिविंग थिंग्स होते हैं, इकोसिस्टम में वो वाले लिविंग थिंग्स, ये ना अपना खाना खुद बनाते हैं, ना दूसरों का खाते हैं। फिर ये क्या करते हैं? ये बेटा
चीजों को सड़ा देते हैं, चीजों को सड़ा देते हैं। जैसे बैक्टीरिया चीजों के ऊपर बैठता है तो सड़ा देता है, जैसे फंगस चीजों के ऊपर बैठता है तो सड़ा देता है। उन वाले लिविंग थिंग्स को जो इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, लिविंग्स, वो लिविंग्स होते हैं, लिविंग्स बट इकोसिस्टम में भी पाए जाते हैं, बट चीजों को सड़ा देते हैं, सड़ा देते हैं चीजों को, उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। सर एग्जांपल डिकम्पोजर की, बिल्कुल बेटा मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूं। एक एग्जांपल है बेटा ये डिकम्पोजर की, क्या कौन सी एग्जांपल है? बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है? ये बेटा एक डिकम्पोजर है, अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ना दूसरों का खाता है, फिर ये चीजों को सड़ा देता है। इसकी एग्जांपल है बेटा बैक्टीरिया, ठीक है। समझ आया? और समझ आया तो इकोसिस्टम में बेटा कितनी चीजें होती है? दो, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स। लिविंग्स का मतलब बायोटिक कंपोनेंट। कितने किस्म के लिविंग्स होते हैं? इधर मत देखो, मेरी ओर देखो, कितने किस्म के लिविंग्स होते हैं? सर 3 होते हैं। कौन कौन सा? हाँ, प्रोड्यूसर्स, अपना खाना खुद बनाने वाले, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर कितने किस्म के? वो वाले कंज्यूमर जो सिर्फ दूसरों का घास खाते हैं तो हर्बिवोर्स, वो वाले लिविंग थिंग जो दूसरों का गोश्त खाते हैं तो कार्निवोर्स, वो वाले कंज्यूमर जो दूसरों का दोनों खाते हैं, कभी ये घास भी खाते हैं, कभी ये गोश्त भी खाते हैं, तो उनको हम हाँ ओमनिवोर्स बोलते हैं। डिकम्पोजर्स किनको बोलेंगे? वो लिविंग थिंग जो चीजों को सड़ा देते हैं, ठीक है, उनको हम डिकम्पोजर बोलेंगे। जैसे बैक्टीरिया, जैसे फंगस है बेटा, FUNGUS फंगस, ठीक है। अब इकोसिस्टम ऐसा नॉन लिविंग कौन होता है? पहले मैं आपको ये स्लाइड बेटा एक चीज दिखाऊंगा, मैंने आपके लिए बनाई है, ठीक है। इकोसिस्टम में जो लिविंग्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, ये है बेटा। अगर आपको स्क्रीनशॉट उठाना, यही मैंने लिखा है, ठीक है, यही चीज मैंने लिखा है आपको यार। उठाओ 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 उठा आराम से यार, उठा। हो गया? यही मैंने इसमें यही लिखा है। चलो नेक्स्ट बेटा। हाँ, इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग्स है, इकोसिस्टम में एयर पाया जाता है, इकोसिस्टम में वाटर पाया जाता है, इकोसिस्टम में सनलाइट पाया जाता है, इकोसिस्टम में बेटा सॉइल पाया जाता है। ये क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स है ना, इकोसिस्टम के मेंबर्स हैं। इन नॉन लिविंग थिंग्स से हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। इसका मतलब इकोसिस्टम में, रिमेंबर, इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग्स पाए जाते हैं, जैसे बेटा कौन कौन सा नॉन लिविंग है? एयर है, ठीक है, जैसे बेटा वाटर है, इसी तरह बेटा सॉइल है, हाँ सनलाइट है, सनलाइट है। ये इकोसिस्टम के बेटा नॉन लिविंग थिंग वाले मेंबर्स हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं इकोसिस्टम के, ठीक है। इकोसिस्टम खत्म, यानी इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स भी खत्म, निपटा दिए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास अब क्या रहता है? वो है फूड चेन। सुनो बेटा, फूड चेन किसको बोलते हैं यार? लास्ट ईयर अगर आप बोर्ड्स की बात करोगे ना, लास्ट ईयर JK बोस में बेटा 5 मार्क्स आए थे, 5। इस चैप्टर में कितने मार्क्स है? 5। लास्ट ईयर बोर्ड में 5 मार्क्स आए थे ना। एंड रिमेंबर बेटा, मेरा पांचों के पांचों मार्क्स फूड चेन पे आए थे। ऑब्जेक्टिव 5 आए थे, 5 ऑब्जेक्टिव आए थे, ठीक है। तो इसलिए बेटा कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है सर, इस पे हमारी नजरें जो है ना बरकरार अब रहेंगी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा आपको हमारे PDF नोट्स भी चाहिए यार, मैंने आपको एक बार कहा ना, वी आर ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। ये बात मैंने पहले ही कही है और दिल से कही है, ठीक है। नोट्स हमारे PDF चाहिए हमें बेटा, आप इंस्टा पे, हमें यूट्यूब पे, हमें आप व्हाट्सअप चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करिए, ठीक है बेटा। मेरा कॉल भी कर सकते हैं, ऑफिस आ सकते हैं, हम आपको बेटा अपने PDF नोट्स दे सकते हैं, या आपको हार्ड कॉपी चाहिए हम आपको ऑफिस से दे सकते हैं, ठीक है। आपको नोट्स चाहिए जो भी यार, आपको अगर नहीं पता किस चैप्टर में कितना सिलेबस है, क्योंकि रैशनलाइज हो गया, सॉरी किस चैप्टर में कितने मार्क्स हैं, क्योंकि सब रैशनलाइज हो गया ना बेटा, आप कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको भेजेंगे सारा। हमने खुद अपना बनाया है, वो JK बोस का देख के हमने वो खुद बनाया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 1 शॉट ही आएगा बेटा, फ्री आएगा, इसके लिए कोई पैसा आपको नहीं भरना है, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं। फूड चेन सुनिएगा, फूड चेन क्या होता है यार। आपके पास टोटल यार 1-2 महीने रह गए हैं एग्जाम के यार, अब लड़ो प्लीज यार, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप लड़ो, क्योंकि बेटा ये जो समय है ना, ये बहुत काम आएगा आगे यार। तब इंसान फिर पछताता है जब उसने मेहनत नहीं की होती, एग्जामिनेशन हॉल में होता है तब बहुत ज्यादा रोना आता है। इंसान चाहता है उस वक्त यार अगर थोड़ा समय पीछे जाए, मैं मेहनत करूं, लेकिन समय कभी पीछे गया ही नहीं है यार। किसके बड़े बड़े जीवन दानों के लिए समय पीछे नहीं गया, तो आप यार, हम तो कौन होते हैं हमारे लिए पीछे जाए, ठीक है। इसलिए बेटा यार इस समय को यूटिलाइज प्लीज अल्लाह के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। जो आपका ये वक्त है बेटा, इसको इसमें पड़ेगा। 2 महीने एग्जाम दे दो, उसके बाद यार कौन आपको रोकता है इससे, इंस्टा चलाने से, रील बनाने से, टिकटॉक चलाने से, यार कौन आपको रोकता है? फिर चलाओ। मैं कभी बच्चों को नहीं कहता हूं मत चलाओ, मैं कहता हूं मैं यार, मैं खुद इंस्टाग्राम पे डेली बेस पे 2 घंटे देता हूं, दैट्स व्हाई आई गॉट
अल्हम्दुलिल्लाह मच फॉलोवर्स, ठीक है। तो इसलिए बेटा जब मैं टाइम देता हूँ तब इसमें भी ग्रोथ हो गई। इसलिए जब आपको भी मैं कह रहा हूँ आप भी सोशल मीडिया पे अपना टाइम दिया करें, बट आफ्टर एग्जाम्स अच्छे से दे। आप 2 घंटे नहीं, आप 1 घंटा दिया करें फिलहाल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। फूड चेन जो है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं फूड चेन क्या होता है। सुनो बेटा, फूड चेन क्या होता है। चेन का मतलब आपने देखा है बेटा, आयरन की चेन ऐसे होती है, 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 ऐसे चेन में वो ऐसे गोल 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 आपस में जुड़े होते हैं, क्या बनता है, एक चेन बनती है, ठीक है। अब इस तरफ, बट टॉपिक का नाम है फूड चेन। सिंपल बेटा, फूड चेन का क्या मतलब होता है, इंटरकनेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय अनदर। क्या मतलब सर, अभी यार डेफिनेशन भी आपको देता हूं। ये है फॉर एग्जांपल ग्रास, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास को डियर खाता है, डियर को कौन खाता है, लाइन। यार ये है ना, ये भी फूड है इसका, ये देखो देखो देखो, इसका फूड ये है, इसका फूड ये है ना। जब एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को एक और ऑर्गेनिज्म खाता है, इस लिविंग थिंग को एक और ऑर्गेनिज्म खाता है, ठीक है। ये जो चेन बनती है ना, चेन बनती है ना, लिविंग थिंग्स की जो ये चेन बनती है ना, जिसमें एक लिविंग थिंग को दूसरा खाता है, दूसरे को तीसरा खाता है, इस चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म को बेटा हम बोलते हैं फूड चेन। सर खत्म, मसला खत्म। फूड चेन का मतलब जब बेटा एक लिविंग थिंग को दूसरा लिविंग थिंग खाता है, उस लिविंग थिंग को एक और लिविंग थिंग खाता है, उस लिविंग थिंग को एक और लिविंग थिंग खाता है, ये जो लिविंग थिंग्स की जो इंटरकनेक्शन बनती है ना, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा खाता है, उसको एक और खाता है, उसको एक और खाता है, ऑर्गेनिज्म की जो ये चेन लंबी बनती है, ठीक है, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फूड चेन। सुनो बेटा, फूड चेन जो है ना, फूड चेन अच्छे से समझे। फूड चेन की यार बहुत किस्म का होता है, बहुत किस्म का फूड चेन होता है, बट मैंने यहां पे 3 टाइप्स की फूड चेन रखी है। एक किस्म की फूड चेन जिसको बेटा मैं बोलता हूं ग्रासलैंड फूड चेन। सर क्या मतलब, अरे यार ग्रासलैंड जो है ना, ग्रासलैंड किसको बोलते हैं, ग्रासलैंड का मतलब ये एक मैदान है, खुला मैदान, यहां पे सिर्फ घास होती है। यार क्या उगती है, यहां सिर्फ घास उगती है। यार अगर यहां पे सुनो, इस ग्रास या इसको हम बोलेंगे ग्रासलैंड, इस ग्रासलैंड में अगर एक लिविंग थिंग दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तीसरे को चौथा खाता है, फिर यहां जो फूड चेन होती है ना, यहां अगर एक लिविंग थिंग दूसरे को खाता है, उसको कोई और खाता है, उसको कोई और खाता है, तो जो फूड चेन ग्रासलैंड में होती है उस फूड चेन को मैं क्या बोलता हूं, ग्रासलैंड फूड चेन। जैसे बेटा ग्रासलैंड फूड चेन के एग्जांपल ये है, सुनो देखो, ये है ग्रास, ग्रास को ये देखो ग्रासलैंड में कौन होता है, ग्रास होपर होता है, फ्रॉग होता है ना, यही तो ग्रासलैंड में यही लिविंग थिंग्स होते हैं ना। देखो ग्रास जो है ना, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास होपर खाता है, ग्रास होपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। तो बेटा ये एक फूड चेन है, बट ये फूड चेन कहां पे होती है, ग्रासलैंड में। ग्रासलैंड जो है ना, ग्रासलैंड खुला मैदान, ग्रासलैंड में फूड चेन होती है, तो इस फूड चेन का नाम रखेंगे ग्रासलैंड फूड चेन। सिंपल। अरे उतना रॉकेट साइंस नहीं है मेरे बेटे, उतना रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखो, तो इसका मतलब ग्रास को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है, सॉरी ग्रास को खाता है कौन, ग्रास होपर, ग्रास होपर को खाता है फ्रॉग। तो ये एक फूड चेन है, बट ये फूड चेन हुई कहां पे, ग्रासलैंड में। दैट्स व्हाई इसका मैं नाम देता हूं ग्रासलैंड फूड चेन। फूड चेन दैट ऑपरेट्स इन ग्रासलैंड्स, मीडोज, हाँ मीडोज है ना, अच्छी टर्म है। मीडोज में जो ग्रासलैंड होते हैं उसको हम बेटा बोलते हैं क्या, ग्रासलैंड फूड चेन, यानी कि इज टर्म्ड एज ग्रासलैंड फूड चेन। जैसे ग्रीन प्लांट्स को खाता है ग्रास होपर, ग्रास होपर को खाता है फ्रॉग, ये है सिंपल, उतना तूफानी मत है ना। चलो बेटा, एक किस्म की फूड चेन ये है, कौन सी, ग्रासलैंड फूड चेन। नेक्स्ट है बेटा फॉरेस्ट फूड चेन। सिंपल, जरा आप बताओ आप फॉरेस्ट फूड चेन क्या हो सकता है। वो वाली फूड चेन जो जंगलों में होती है। फॉर एग्जाम्पल जंगल होते हैं ना, जंगलों में यार रीच भी, भालू भी रहता है, वहां पे लाइन भी रहता है, वहां पे बेटा और फॉक्स भी रहता है, वहां पे कैट भी रहती है, ठीक है। हाँ, जब बेटा जो फूड चेन जंगल में होती है ना, अगर जंगल में एक लिविंग थिंग दूसरे को खाता है, दूसरे तीसरे को खाता है, तो उस फूड चेन को क्या बोलोगे, उसको बेटा फॉरेस्ट फूड चेन बोलोगे, ठीक है। जैसे बेटा मैंने आपको यहाँ पे दिखाऊं, यह है फॉरेस्ट फूड चेन। फूड चेन दैट ऑपरेट्स इन फॉरेस्ट इज टर्म्ड एज फॉरेस्ट फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट में बेटा सुनो, मैंने शायद यहां पे बनाई होगी, फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट में बेटा हाँ प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स है ना, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है, डियर, हिरन खाती है ना, हिरन को कौन खाता है, लाइन। जैसे बेटा आप यहां पे चलो, देखो जरा आप देखो, ये है फॉरेस्ट में होता है ना छोटे छोटे इतने इतने प्लांट्स, फॉरेस्ट में, जंगल में इतने इतने प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स को कौन खाता है, डियर, हिरन खाती है, और हिरन को फिर कौन खाता है, लाइन। ये वाली जो फूड चेन है, ये कौन सी फूड चेन है बेटा, इस फूड चेन को मैं बोलूंगा फॉरेस्ट फूड चेन, ठीक है, सिंपल, तूफानी मत है, इसको मैं बोलूंगा। अगर आपको आएगा व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड चेन, आप लिखना ये मीडो फूड चेन या ग्रासलैंड फूड चेन, फॉरेस्ट फूड चेन, यही यार लिखना। हाँ, तीसरे है कौन से हमारे पास, एक्वाटिक फूड चेन। एक्वाटिक फूड चेन का क्या मतलब, वो वाली फूड चेन जो कहां पे होती है, पानी में। एक्वा मींस पानी, पानी में, समंदरों के अंदर अगर एक लिविंग थिंग दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तो वो जो फूड चेन बनती है, बट कहां पे होती है, फॉरेस्ट में, सॉरी पानी में, उस वाली फूड चेन को मैं क्या बोलूंगा, एक्वाटिक फूड चेन। बेटा आपके सामने है एक्वाटिक फूड चेन, जरा अच्छे से देखिए, देखो ये है बेटा, ये है अलगा, अलगा,
आपको पता है अलगा, हाँ ये है अलगा। अलगा एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अलगा एक लिविंग थिंग है, ठीक है। अलगे को कौन खाता है? अलगे को खाता है बेटा ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म, इसका नाम है जू प्लैंक्टन, जू PLANKTON, इसका नाम है जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन किसको खाता है? एल्गे को। और जू प्लैंक्टन को कौन खाता है? जू प्लैंक्टन को खाता है बेटा ये स्मॉल फिश। कौन खाता है? स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस। और स्मॉल फिश को कौन खाता है? ये लार्ज फिश। कौन खाता है? लार्ज फिश खाता है। एल्गे पानी के अंदर, यार ये पानी में, मैं पानी में हूं अभी, पानी में एल्गे होते हैं, एल्गे को खाता है जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन को खाता है स्मॉल फिश को खाता है लार्ज फिश। ये जो फूड चेन है ना, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा खाता है पानी के अंदर। तो ये जो फूड चेन है, इस वाली बेटा फूड चेन का आप नाम क्या दोगे? इसका बेटा आप नाम दोगे एक्वाटिक फूड चेन, क्योंकि ये पानी में होता है, ठीक है। फूड चेन दैट ऑपरेट्स इन वाटर इज कॉल्ड एज एक्वाटिक फूड चेन। जैसे एल्गे को खाता है जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाता है, ठीक है। चलो बेटा, अब उससे पहले मैं आपको जबरदस्त चीज बताऊं, सुनो अच्छे से बेटा, बात को समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डू यू नो बेटा, फूड चेन का जो पहला मेंबर होता है ना, फूड चेन का जो पहला मेंबर है, पहला फूड चेन का जो पहला मेंबर होता है, मैं कहां पे आपको लिखूं यार, एक मिनट। हाँ चलो, फूड चेन में जो स्टेप्स होते हैं ना, ये फूड चेन में ये एक स्टेप है, एक लिविंग थिंग है, एक है ना। फूड चेन में जो स्टेप्स हैं, ये है एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। बेटा इन स्टेप्स को पता है क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल्स, TROPHIC, ट्रॉपिक लेवल्स। बोलो, फूड चेन में जो स्टेप्स है ना, ये स्टेप है, ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, ये भी है, ये ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉपिक लेवल सेकंड, ट्रॉपिक लेवल थर्ड, ट्रॉपिक लेवल फोर्थ। क्लियर? फूड चेन में जो स्टेप्स होते हैं, जो लिविंग थिंग के स्टेप्स होते हैं, 1 2 3, ये बेटा क्या होते हैं? ये होते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। यह एक ट्रॉपिक लेवल, दूसरी, तीसरी, चौथी। चलो सर ये तो हुआ कंप्लीट। अब बताए, देखो फूड चेन में बेटा मिनिमम फूड चेन में 3 ट्रॉपिक लेवल्स होनी चाहिए। अभी मैं आपको इसका एक पेज भी रखता हूं, उसका आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। फूड चेन में मिनिमम बेटा 3 ट्रॉपिक लेवल्स होनी चाहिए। ऐसी फूड चेन नहीं है, उसको हम फूड चेन नहीं बोलेंगे। अगर ये फॉर एग्जाम्पल एक फूड चेन है, फूड चेन में बेटा एक मेंबर है, दूसरा मेंबर है, उसको आप फूड चेन बोलोगे? नहीं, बस यहाँ खत्म होते हैं। नहीं, फूड चेन में कम से कम बेटा 3 मेंबर्स होने चाहिए, कम से कम एक मेंबर, एक ट्रॉपिक लेवल, दूसरी ट्रॉपिक लेवल और तीसरी ट्रॉपिक लेवल। जब एक लिविंग थिंग दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, कम से कम एक फूड चेन में 3 ट्रॉपिक लेवल्स होनी चाहिए, 1 2 3, कम से कम 3, और ज्यादा से ज्यादा बेटा 6, मैक्सिमम 6 ट्रॉपिक लेवल्स, 5 या 6, किताबें लिखती है 5 to 6, मैक्सिमम 5 to 6 ट्रॉपिक लेवल्स फूड चेन में होनी चाहिए। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, 5 या 6 तक चलता है, 6 के बाद उसको फूड चेन नहीं समझा जाता है, ठीक है। फूड चेन में जो स्टेप्स होते हैं, द स्टेप्स ऑफ ए फूड चेन आर नोन एज ट्रॉपिक लेवल्स। एक फूड चेन में कितने स्टेप्स होनी चाहिए बेटा? मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 होनी चाहिए। रिमेंबर, अच्छे से बेटा बात को समझो। देखो ये तो आया सर समझ। हम फूड चेन में जो पहला मेंबर है ना, ये हमेशा आप देखोगे ये प्लांट होता है। प्लांट का मतलब अपना खाना खुद बनाने वाला। फूड चेन में हमेशा आप ये पाओगे, फूड चेन में जो पहला मेंबर होता है वो हमेशा प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर का मतलब अपना खाना खुद बनाने वाला। क्या मतलब? जो फोटोसिंथेसिस करने वाला है। फूड चेन में जो हमेशा आप ये पाओगे, फूड चेन में हमेशा जो पहला मेंबर होता है, इस पहले मेंबर को आप क्या नाम दोगे? इसका बेटा आप नाम दोगे प्रोड्यूसर। हमेशा पहला मेंबर, पहला ट्रॉपिक लेवल जो फूड चेन में है, वो बेटा क्या होता है? प्रोड्यूसर, अपना खाना खुद बनाने वाला। आप कितनी भी फूड चेन पिछली वाली देखो, ये है बेटा फॉरेस्ट फूड चेन। ये ग्रीन प्लांट्स, डियर, लाइन, देखो ग्रीन प्लांट्स हैं, क्या है? प्रोड्यूसर। आप एक और फूड चेन देखो, ये ग्रासलैंड फूड चेन है, इसमें भी आप हर एक फूड चेन का पहला मेंबर कौन होता है? प्रोड्यूसर, अपना खाना खुद बनाने वाला, ठीक है। हाँ समझ आया? अपना खाना खुद बनाने वाला। फूड चेन में पहला जो ट्रॉपिक लेवल है वो होता है प्रोड्यूसर, अपना खाना खुद बनाने वाला। फूड चेन में जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप यानी कि दूसरा ट्रॉपिक लेवल, वो होता है कौन? वो होता है हर्बीवोर। हर्बीवोर का मतलब प्लांट्स को खाने वाला। ये है ना ट्रॉपिक लेवल सेकंड। अरे ये क्या है? टी फर्स्ट, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट। ये क्या है? ट्रॉपिक लेवल सेकंड। ये क्या है? ट्रॉपिक लेवल थर्ड। ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट हमेशा क्या होता है? प्रोड्यूसर, अपना खाना खुद बनाने वाला। और ट्रॉपिक लेवल सेकंड हमेशा क्या होता है? ये वो होता है हर्बीवोर, यानी कि घास खाने वाला। ये है ना घास खाने वाला। डियर अगर घास को खाएगी तो डियर क्या बन गई? डियर क्या बन गई? ये बेटा हर्बीवोर बन गई, हर्बीवोर बन गई, ठीक है।
और हर्बीवोर को जो खाता है, हर्बीवोर को जो खाता है उसको हम बोलते हैं ना कार्निवोर। क्या? जो हर्बीवोर को खाता है, यानी कि लाइन अगर डियर को खाएगा, लाइन क्या बन गया? लाइन बन गया ना कार्निवोर, क्योंकि इसने गोश्त खाया ना डियर का, तो लाइन क्या बन गया? कार्निवोर। इसको मैं बोलूंगा बेटा प्राइमरी कार्निवोर। क्या बोलूंगा? प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर क्यों बोलूंगा? क्योंकि ये पहला मेंबर है, फूड चेन का पहला मेंबर है जिसने गोश्त खाया। क्या इसने क्या ग्रीन प्लांट्स ने गोश्त खाया था? नहीं। क्या डियर ने गोश्त खाया था? नहीं। फिर लाइन ने पहली बारी फूड चेन में गोश्त खाया, तो लाइन को मैं बोलूंगा प्राइमरी कार्निवोर। ठीक है? अच्छा सुनो, वंस अगेन, फूड चेन में जो स्टेप्स हैं इनको हम बेटा बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। और ट्रॉपिक, पहली जो ट्रॉपिक लेवल है वो हमेशा अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। और उसके बाद फूड चेन में जो नेक्स्ट मेंबर होता है, दूसरा मेंबर यानी कि ट्रॉपिक लेवल सेकंड है, वो हमेशा किसको खाता है? प्रोड्यूसर को खाता है, यानी कि प्लांट्स को खाता है। उसको हम इसीलिए बोलते हैं हर्बीवोर, घास खाने वाला। घास खाने वाला, हर्बीवोर का मतलब घास खाने वाला। और इसके बाद जो ऐसा, हाँ, फूड चेन में जो तीसरा मेंबर होता है ट्रॉपिक लेवल थर्ड, उसको मैं बोलता हूं प्राइमरी कार्निवोर, क्योंकि ये पहला मेंबर फूड चेन में होता है जो किसको खाता है? एक एनिमल को खाता है। ये है ना एनिमल, जो ये एनिमल को खाता है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? प्राइमरी कार्निवोर। अच्छा, अगर इस प्राइमरी कार्निवोर को, फॉर एग्जांपल, अगर इस प्राइमरी कार्निवोर को भी खाएगा तो इस मेंबर का मैं क्या नाम रखूं? T4। बट क्या नाम क्या रखूं? इसको मैं बोलूंगा सेकेंडरी कार्निवोर। क्या बोलूंगा? सेकेंडरी कार्निवोर। सेकेंडरी कार्निवोर का क्या मतलब है? ये दूसरा मेंबर है, सेकेंडरी मींस दूसरा, ये दूसरा मेंबर है फूड चेन में जो गोश्त खाने वाला है। अगर सेकेंडरी कार्निवोर को भी, यानी कि T4 को अगर कोई खाएगा, वो क्या बनता है? T5 बनता है, T5। अगर जो T5 है, इसका क्या नाम दोगे? टर्शरी कार्निवोर। टर्शरी कार्निवोर। क्यों बोलोगे आप इसको टर्शरी कार्निवोर? क्योंकि ये बेटा तीसरा मेंबर होता है फूड चेन में जो गोश्त खाने वाला। पहला ये गोश्त खाने वाला, गोश्त खाने वाले, जो गोश्त खाने वाले को भी खाएगा उसको मैं सेकेंडरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर को भी खाएगा इसको हम टर्शरी कार्निवोर बोलते हैं, या टॉप कार्निवोर बोलते हैं, या टॉप कार्निवोर बोलते हैं। समझ आया? वंस अगेन, फूड चेन में जितने भी स्टेप्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलना। इनको हम ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं। पहली ट्रॉपिक लेवल हमेशा कौन होते हैं? प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर को जो खाएगा उसको मैं क्या बोलूंगा? हर्बीवोर बोलूंगा। हर्बीवोर को जो खाता है प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर को जो खाएगा सेकेंडरी कार्निवोर। सेकेंडरी कार्निवोर को जो खाएगा टॉप कार्निवोर या टर्शरी कार्निवोर बोलते हैं। समझ आया? चलो बेटा, इसके बाद सुनो, देखो, मुझे आप फिर बोलो, ये क्या है? प्रोड्यूसर। ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर बोलो या प्राइमरी कार्निवोर बोलो, ठीक, सॉरी, प्राइमरी कंज्यूमर बोलो या इसको आप हर्बीवोर बोलो, घास खाने वाला है। कंज्यूमर का मतलब खाने वाला, प्राइमरी कंज्यूमर, पहली बार ये खा रहा है। कंज्यूमर, कार्निवोर अलग, कंज्यूमर अलग। यह सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। ठीक है? देखो, ये मत कंज्यूम करता है किसको, ये मत किसको खाता है, इसको मैं इसलिए प्रोड्यूसर बोलता हूँ, खुद अपना खाना बनाता है। इसको जो खाएगा ये कंज्यूम करता है ना दूसरे को, इसलिए मैं बोलता हूं प्राइमरी कंज्यूमर। ये फूड चेन का दूसरा मेंबर है जो क्या करता है? जो कंज्यूम करता है, इसलिए कंज्यूमर अलग है, कार्निवोर अलग। जो पहली बारी गोश्त खाएगा उसको मैं प्राइमरी कार्निवोर बोलूंगा। ठीक है? ये कंज्यूमर्स अलग होते हैं। चलो नेक्स्ट, फूड वेब। बेटा फूड वेब क्या है? नेक्स्ट वाला है हमारे पास, दैट इज फूड वेब। फूड वेब का मतलब जाल। सुनो, फूड वेब का क्या मतलब है? यहां पे बेटा मैंने डायग्राम लगाई है। ये है घास, जरा देखो, ये है घास। इस घास को रैबिट खाता है, कभी इस घास को रैबिट खाता है, और रैबिट को बेटा हाक खाएगा। कौन खाएगा? घास को, ग्रास को बेटा रैबिट खाएगा, रैबिट को बेटा हाक खाएगा। ये एक फूड चेन है, यहां से ऐसे है ना, वो ऐसे है ना, ये एक फूड चेन। हाँ, कभी ऐसे होता है, घास को खाता है रैबिट, रैबिट को खाता है फॉक्स, यहां से भी एक फूड चेन है। ठीक है? कभी घास को खाता है माउस, चूहा, और चूहे को बेटा खाता है फॉक्स, यहां से भी एक फूड चेन है ऐसे। कभी बेटा सुनो, कभी ग्रास को खाता है माउस, माउस को खाता है डायरेक्ट हाक, यहां से भी एक फूड चेन है। कभी बेटा घास को खाता है ग्रास होपर, ग्रास होपर को खाता है बर्ड, बर्ड को खाता है सांप, स्नेक, और स्नेक को खाता है हाक, ये भी एक फूड चेन है। कभी ग्रास को खाता है ग्रास होपर, ग्रास होपर को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है उल्लू, यहां से भी एक फूड चेन है। जब बहुत सारी फूड चेन्स आप इंटरकनेक्ट करते हो, मिलाते हो, जब बहुत सारी फूड चेन्स आप मिलाते हो, वहां पे एक जाल जैसा बनता है। इस जाल को मैं फूड वेब बोलूंगा। जाल, फूड वेब। फूड चेन अलग है, फूड वेब अलग है। जब बेटा बहुत सारे फूड चेन्स आप मिलाते हो, फिर एक जाल जैसा नेटवर्क एक बनता है, इसको मैं फूड वेब बोलूंगा। यह आपके पास बेटा रही डेफिनेशन।
A food web is a complex network of interconnecting and overlapping food chains showing feeding relationship within a community. Food web का मतलब जब बहुत सारी food chains आप इकट्ठे मिलाते हो, ठीक है, फिर इसमें ये यानी कि मिलाते हो एक जाल जैसा बनता है, उसको मैं क्या बोलूंगा? फूड वेब। फूड वेब से मैं ये पता चलता है कि अगर बेटा सुनो, अगर आप माउस को खत्म करोगे, मिसाल माउस को खत्म करोगे तो ग्रास को माउस नहीं खाएगा, ये बेटा लोमड़ी को क्या मिलेगा? फूड, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब फूड चेन से, ये फूड वेब से ये पता चलता है कि जितने भी इकोसिस्टम है, जितने भी मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्ट, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। हाँ, हमें ग्रास ऊपर ऐसे ही लगता है, अगर बेटा घास को ग्रास ऊपर नहीं खाएगा, बर्ड क्या खाएगा? सांप। जब बर्ड कुछ नहीं खाएगा मर जाएगा, सांप क्या खाएगा? हाँ, क्या खाएगा? इसका मतलब फूड चेन में हर मेंबर जो है ना इंपॉर्टेंट होता है। इससे यही पता चलता है कि ऑर्गेनिजम्स की आपस में रिलेशनशिप होती है, ठीक है। ये है बेटा ट्रॉपिक लेवल्स, मैंने आपको यानी कि वो जो मैं आपको बोल रहा था ना ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में, ये है वो। जरा आप मुझे बताएं बेटा ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में, क्या मैंने आपको बोला था? सुनो, ट्रॉपिक लेवल इज डिफाइंड एज अ पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन। फूड चेन में जो स्टेप्स होते हैं ना, वो पोजीशन ऑर्गेनिज्म के होती है, उसको बेटा मैं क्या बोलता हूँ? फूड, उसको मैं ट्रॉपिक लेवल के नाम से जानता हूँ या ट्रॉपिक लेवल बोलता हूँ। हाँ, ये क्या बोलता है? प्रोड्यूसर ऑक्यूपाई द बेस। हाँ बेटा, फूड चेन में जो पहला मेंबर है वो कौन होता है? यानी कि वो कौन होता है? प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। फिर प्लांट ईटर, जो प्रोड्यूसर को खाएगा उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बेटा बोलूंगा प्राइमरी कंज्यूमर बोलूंगा या हर्बीवोर बोलूंगा, हर्बीवोर या प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर को जो खाएगा उसको मैं बोलूंगा प्राइमरी कार्निवोर बोलूंगा या सेकेंडरी कंज्यूमर बोलूंगा, है ना। इस तरह फिर चलते चलते यही है। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, मैंने समझा है, उठाया। नेक्स्ट बेटा, अब ये है, देखो सुनो बेटा, आपके पास है प्रोड्यूसर को कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन? टर्शियरी कंज्यूमर। अच्छा, प्रोड्यूसर को कौन खाता है? एक प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर का दूसरा नाम है ना हर्बीवोर भी। इसका क्या नाम है दूसरा? इसका बेटा है ना दूसरा नाम हर्बीवोर भी, HER, हर्बीवोर, है ना। हर्बीवोर को जो खाता है उसका क्या नाम है? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर भी बोलते हैं। प्राइमरी कार्निवोर को जो खाएगा इसका क्या एक और नाम है? टर्शियरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कार्निवोर, सॉरी सेकेंडरी कार्निवोर, ठीक है। अब देखो ये भी है बेटा, आपको मैंने दिखाया कि किस किस तरीके से ट्रॉपिक लेवल्स हैं। फूड चेन में जो स्टेप्स है ना, ऑर्गेनिजम्स की जो स्टेप्स हैं उनको बेटा हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। डू यू नो क्या होता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स? नहीं सर पता है, सुनो, आ सकता है क्वेश्चन। ये जो अभी फूड चेन आपने बनाया ना, फूड चेन को आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ्स में बनाओगे। ग्राफ्स होते हैं ना, ग्राफ्स। फूड चेन को आप ग्राफ्स में रिप्रेजेंट करोगे, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज बेटा, हाँ, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो मैं कह सकता हूं इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब जब आप बेटे मेरे फूड चेन को ग्राफ्स में शो करोगे, ग्राफ से दिखाओगे, उस चीज को मैं बेटा क्या बोलूंगा? उसको मैं इकोलॉजिकल पिरामिड बोलूंगा। आपके पास है इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब जब आप फूड चेन को ग्राफ्स में शो करते हैं उस चीज को मैं बोलता हूं इकोलॉजिकल पिरामिड। जैसे मैं आपको बेटा, अगर मैंने डायग्राम लगाई होगी, नहीं यार, देखो क्या होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स का दूसरा नाम है बेटा एल्टोनियन पिरामिड्स भी। क्या नाम है? एल्टोनियन पिरामिड। देखो क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैंने एक यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये मैंने एक ग्राफ दिखाया है। क्या दिखाया? ये मैंने एक ग्राफ आपको दिखाया है। क्या ग्राफ दिखाया? यहाँ पे मैंने प्रोड्यूसर लगाए हैं। प्रोड्यूसर देखो, फिर ये ग्राफ ऐसे छोटा किया है, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर और छोटा किया है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर और छोटा किया है टर्शियरी कंज्यूमर। इसका देखो मैंने एक फूड चेन को ग्राफ में दिखाया ना, ये ग्राफ है ना, इस ग्राफ को मैंने कैसे दिखाया? सुनो, ये ग्राफ किसका है? फूड चेन का। फूड चेन को जब आप ग्राफ्स में दिखाओगे, ग्राफ के जरिए से दिखाओगे, इस चीज को मैं बेटा बोलता हूं, हाँ, इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या बोलता हूं? इस चीज को मैं बेटा बोलता हूं इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड यही होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फूड चेन। फूड चेन को जब आप ग्राफ्स में दिखाओगे उस चीज को आप क्या बोलोगे? इकोलॉजिकल पिरामिड। सुनो सर, इसका क्या मतलब है? ग्राफ छोटा छोटा हो रहा है, लास्ट पे टिप बनता है, इसका ये मतलब है दुनिया में प्रोड्यूसर ज्यादा है, प्लांट्स ज्यादा है। प्लांट्स को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है? कम है, ठीक है। और प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर और कम है। सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले टर्शियरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कार्निवोर्स वो और कम है ना। फाइनली बेटा यहाँ पे खत्म होता है।
जब आप फूड चेन को ग्राफ्स में दिखाओगे, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल pyramid. क्या बोलता है? इकोलॉजिकल pyramid इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फूड चेन सच एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द ट्रॉपिक लेवल, के इकोसिस्टम में इंडिविजुअल्स की तादाद कितनी है उसको ग्राफ्स में दिखाना, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज इकोलॉजिकल pyramid. ठीक है, इसका दूसरा नाम है एल्टोनियन pyramid, क्योंकि चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले दिया था. ठीक है, ये ब्रिटिश का रहने वाला था यार, ये चार्ल्स एल्टन, इसने इसको सबसे पहले इसको ग्राफ्स को बनाया था, इसलिए इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया. ठीक है, नेक्स्ट बेटा लॉ ऑफ 10%, जबरदस्त है बहुत. मुझे इस साल लग रहा है शायद ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अपने हिसाब से, मैं अपनी ओर से कह सकता हूँ बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ मैं. ठीक है, इसलिए बेटा आप ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैं समझता हूँ शायद 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 ये इस साल आएगा. ठीक है, अब सुन बेटा, देखो लॉ ऑफ 10% का क्या मतलब. लॉ ऑफ 10% सिंपल यार, उतना ज़्यादा बकवास नहीं. देखो मैं आपको एक फूड चेन दिखाता हूँ. लॉ ऑफ 10% का क्या मतलब दिया, चल इधर है. ये कौन है? ट्रॉपिक लेवल ग्रास. सन ने लाइट दी, क्या दी बेटा? सन ने लाइट दी. सन ने लाइट दी, उस लाइट को एब्जॉर्ब किया. लाइट का मतलब एनर्जी, लाइट का मतलब एनर्जी. उस लाइट या एनर्जी को किसने एब्जॉर्ब किया? ग्रास ने. तो ग्रास के पास क्या आ गई? एनर्जी आ गई. जितनी एनर्जी ग्रास के पास है, फॉर एग्जांपल ग्रास के पास, फॉर एग्जांपल बेटा ग्रास के पास, फॉर एग्जांपल ग्रास के पास है मिसाल 1000 किलो जूल, 1000 kJ किलो जूल एनर्जी है. मिसाल ग्रास के पास है 1000 किलो जूल एनर्जी. इस ग्रास को कौन खाएगा? डियर. आपको पता है जब बेटा इस ग्रास को नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल खाती है, जब इस ग्रास को डियर खाती है, तो डू यू नो बेटा डियर जो है, डियर में कितनी एनर्जी आएगी? हमारा दिमाग क्या था यार, डियर में ग्रास की सारी एनर्जी आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है. डियर में ग्रास की सिर्फ 10% एनर्जी आएगी. सर ग्रास में 1000 किलो जूल है, 1000 किलो जूल का सिर्फ 10% एनर्जी डियर में ट्रांसफर हो जाएगी. 1000 किलो जूल का 10% कितना होता है? 100 किलो जूल. इसका मतलब जब बेटा एक ट्रॉपिक लेवल को दूसरा ट्रॉपिक लेवल खाता है, सिर्फ एनर्जी कितनी ट्रांसफर होती है? ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल. अच्छा, डियर में आप कितनी एनर्जी है? 100 किलो जूल. अगर डियर को लाइन खाएगा तो लाइन में कितनी एनर्जी आएगी? डियर में जितनी एनर्जी है उसका 10% एनर्जी लाइन में आएगी. इसका मतलब है बेटे मेरे, अगर डियर में 100 किलो जूल एनर्जी है, 100 का 10% एनर्जी लाइन में आएगी. 100 का 10% कितना होता है? 10 ही होता है, 10 किलो जूल एनर्जी. इसका मतलब जब एक लिविंग थिंग में जो एनर्जी होती है, उस लिविंग थिंग को जब दूसरा ट्रॉपिक लेवल खाता है तो उसमें सिर्फ एनर्जी कितनी आती है? 10%. उस लिविंग थिंग को अगर कोई और लिविंग थिंग खाता है, उसमें एनर्जी कितनी आती है? 10% आती है. तो इसका 10% इसमें जाता है, इसमें जो एनर्जी है उसका 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होता है. इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ 10%. सर तो बहुत इजी लग रहा है. अरे यार मैंने कहां बोला खतरी है, ये तो इजी है ना. तो लॉ ऑफ 10% यही है. सुनो बेटा, लॉ ऑफ 10% क्या है, क्या बोलता है? अरे यार कहां गया? ये है लॉ ऑफ 10%, है ना. एक और नहीं सॉरी ये है लॉ ऑफ 10%. अच्छा, डू यू नो लॉ ऑफ 10% किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट किसने समझाया था? एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था लिंडमैन, LINDEMAN, लिंडमैन साहब, इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था. लिंडमैन प्रपोज्ड this law was proposed by Lindemann. According to the 10% law, 90% of captured energy is lost as heat. सर अभी मैं बोलूंगा ना, previous tropic level, only 10% energy is available for the transfer of next tropic level. क्या मतलब सर? देखो सर, आपने अभी ये क्या बोला हमें आपने क्या बोला? हाँ, इसमें जितनी एनर्जी है 1000 किलो जूल, इस एनर्जी का सिर्फ 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर हो जाएगी, उस एनर्जी का सिर्फ 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर हो जाएगी. सर 90% एनर्जी जो इसमें है वो कहां गई? वो बेटा इसको एज हीट लॉस होती है, लाइफ प्रोसेसेस में लगता है, वो एज हीट लॉस होती है. इसमें जो एनर्जी आ गई 10%, और सिर्फ इसकी 10% का एनर्जी सिर्फ इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, 90% इसमें भी लॉस हो जाएगी. जितना बेटा जितनी फूड चेन लंबी होगी उतना लास्ट वाले मेंबर को एनर्जी ज्यादा मिलेगी, कम, बहुत कम, लीस्ट, है ना. लॉ ऑफ 10% यही बोलता है. क्लियर हुआ लॉ ऑफ 10%? चलो यही यार लॉ ऑफ 10% मैंने दिखाया. सन से जो एनर्जी आती है वो
प्लांट्स के ऊपर पड़ती हैं। प्लांट्स को बेटा डियर खाता है। प्लांट्स में जितनी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% एनर्जी डियर में जाएगी। डियर में जितनी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% एनर्जी लाइन में जाएगी, बिकॉज लाइन उसको खाता है। 90% जो इसमें एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी। इसमें जो 90% एनर्जी वो लॉस हो जाती है। अगर लाइन को कोई खाएगा, मिसाल अगर लाइन में 10 किलो जूल एनर्जी है, अगर लाइन में 10 किलो जूल एनर्जी है, अगर लाइन को भी कोई खाएगा, उस बंदे में कितनी एनर्जी जाएगी? 10 किलो जूल का 10%, वो कितना होता है? 1%। वो कितना होता है? 1% हो जाता है। वो कितना होता है? 1%। इसका मतलब उस बंदे में 1% एनर्जी जाएगी, 90% इसने लॉस की। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट। हाँ देखो, देख बेटा बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। सिंपल बेटा है बायोमैग्निफिकेशन, लिविंग में मैग्नीफाई होना। क्या मतलब? सुन अच्छे से बात को समझो। देखो आमतौर बेटा मैं आपको फूड चेन से ये दिखाता हूँ। चलो मैं आपको फूड चेन से ये दिखाता हूँ सो दैट आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाए। देख 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 कहाँ चला गया? हाँ देखो, चलो ये है ग्रास, है ग्रास। अब देखो बेटा हमारे पास जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं ना, क्रॉप प्लांट्स, हम क्रॉप प्लांट्स को क्या करते हैं? हम क्रॉप प्लांट्स के ऊपर दवाई लगाते हैं, डीडीटी लगाते हैं ना, डाइक्लोरो डाइमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी लगाते हैं नहीं लगाते हैं? हाँ, यानी इसका मतलब है यार जब हमारे क्रॉप प्लांट्स में बीमारी लगती है हम उनके ऊपर दवाई छिड़काते हैं। मैंने काम किया बेटा, ग्रास जो है ना, ग्रास मिसाल ये मेरे क्रॉप प्लांट्स है, मैंने इनके ऊपर बेटा दवाई छिड़काई। क्या छिड़काई? दवाई। कीड़ा तो मर गया, जो मेरे क्रॉप प्लांट्स के ऊपर कीड़ा था ना वो कीड़ा तो मर गया यार, डिस्ट्रॉय हो गया। बट जो दवाई है ना, दवाई का असर इस क्रॉप प्लांट के अंदर जाता है। थोड़ी सी दवाई बेटा ये क्रॉप प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। दवाई क्रॉप प्लांट के अंदर गई, गई या नहीं गई? अब सुनो इसके बाद क्या हो जाएगा। देखो चलो कीड़ा तो मर गया, दवाई इस क्रॉप प्लांट के अंदर गई। इस क्रॉप प्लांट को अब कौन खाएगा? इस क्रॉप प्लांट को यार ये वाला इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट। ठीक है, क्या खाएगा? इंसेक्ट। मुझे बताओ सबसे पहले यहां मैंने क्या किया? क्रॉप प्लांट्स के ऊपर मैंने दवाई लगाई, इंसेक्ट मर गया। क्रॉप प्लांट के अंदर क्या गई? दवाई गई। एक क्रॉप प्लांट के अंदर थोड़ी दवाई गई, दूसरे क्रॉप प्लांट के अंदर थोड़ी दवाई गई, तीसरे क्रॉप प्लांट के अंदर थोड़ी दवाई गई, नेक्स्ट क्रॉप प्लांट के अंदर थोड़ी, यानी कि एक क्रॉप प्लांट के अंदर थोड़ी थोड़ी दवाई गई, बहुत कम दवाई गई। इस फॉर एग्जांपल अब इन क्रॉप प्लांट्स को खाता है ग्रॉसहॉपर। क्या जिंदगी में एक ग्रॉसहॉपर एक ही क्रॉप प्लांट को खाता है? नहीं, ये तो 10-15 क्रॉप प्लांट्स को खाता होगा। फॉर एग्जांपल देखो, एक क्रॉप प्लांट के अंदर फॉर एग्जांपल 1 ग्राम दवाई थी, दूसरे क्रॉप प्लांट के अंदर भी 1 ग्राम दवाई थी, इस क्रॉप प्लांट के अंदर 1 ग्राम दवाई थी, इस क्रॉप प्लांट के अंदर 1 ग्राम, इसके अंदर 1 ग्राम। मिसाल, हाँ देखो ग्रॉसहॉपर ने इस एक क्रॉप प्लांट को जिंदगी में खाया तो इसका भी 1 ग्राम आ गया। इस ग्रॉसहॉपर ने जिंदगी में उस दूसरे क्रॉप प्लांट को भी खाया, इसका भी 1 ग्राम जमा हो गया। तीसरे को भी खाया। अगर ग्रॉसहॉपर ने मिसाल 10 क्रॉप प्लांट्स को खाया तो 10 क्रॉप प्लांट्स में क्या था? अलग अलग 1-1 ग्राम दवाई थी। तो एक ग्रॉसहॉपर में कितनी दवाई आ गई? 10 ग्राम दवाई आ गई। आगे यहां बढ़ गया। इसके बाद क्या होता है? ये जो ग्रॉसहॉपर है, इस ग्रॉसहॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग। क्या जिंदगी में एक फ्रॉग एक ही ग्रॉसहॉपर को खाता है? नहीं, इस फ्रॉग ने फॉर एग्जांपल 5 ग्रॉसहॉपर जिंदगी में खाए। देखो एक ग्रॉसहॉपर में 10 ग्राम दवाई, इस फ्रॉग ने इस फ्रॉग ने इस ग्रॉसहॉपर को खाया तो फ्रॉग में 10 ग्राम दवाई आ गई। इस फ्रॉग ने दूसरा ग्रॉसहॉपर खाया, उसका भी 10 ग्राम आ गया। अगर इस फ्रॉग ने 5 ग्रॉसहॉपर जिंदगी में खाए, 5 ग्रॉसहॉपर में 10-10 ग्राम दवाई थी तो 50 ग्राम दवाई इस ग्रॉसहॉपर में आ गई। मुझे बताओ कि यार यहां पे, हाँ यहां फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं या देखो पहली जो ट्रॉपिक लेवल है इसमें यानी कि हार्मफुल सब्सटेंस कम पाए जाते हैं, हार्मफुल केमिकल कम पाया जाता है। उस देखो रिमेंबर, यानी कि बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है फूड चेन में जो पहला मेंबर है उसमें हार्मफुल केमिकल्स की कंसंट्रेशन कम होती है। फिर जो दूसरी ट्रॉपिक लेवल है उसमें हार्मफुल केमिकल्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है। फिर जो तीसरी ट्रॉपिक लेवल है उसमें हार्मफुल केमिकल्स की कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ती है। जो नेक्स्ट ये ट्रॉपिक लेवल है उसमें हार्मफुल केमिकल्स की कंसंट्रेशन और बढ़ती है। इसका मतलब फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं, यानी कि जितना आप ट्रॉपिक लेवल्स में ऊपर जाओगे उतना हार्मफुल केमिकल्स की कंसंट्रेशन क्या है? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इस चीज को बेटा मैं बोलता हूं क्या? बायोमैग्निफिकेशन। इसी चीज को बेटा मैं बायोमैग्निफिकेशन के नाम से पुकारता हूं। क्या बोलता है? बायोमैग्निफिकेशन का दूसरा नाम है बायो एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन आल्सो नोन एज बायो एम्प्लीफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तीसरा नाम है is the increase in the concentration of harmful substance. Very good. Is the increase in the concentration of harmful substance, for example pesticide
या इन एन ऑर्गेनिज्म टू सक्सेसफुली हायर लेवल्स इन ए फूड चेन में जितना आगे आगे जाओगे इंक्रीज हार्मफुल सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। समझ आया इस चीज को, इस फेनोमेनन को बेटा, द फेनोमेनन इन विच द हार्मफुल सब्सटेंस इज इंक्रीज इन द सक्सेस टू फूड चेन ट्रॉपिक लेवल्स इज नोन एज बेटा बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन। समझ आया? यहां पे मैं दिखाता हूं, सुनो। ये है फॉर एग्जाम्पल एक फूड चेन, ये है नीचे लाइन के नीचे बेटा ये फूड चेन है। फूड चेन का एक मेंबर यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये है ग्रास प्लांट। इस ग्रास प्लांट में 1 ग्राम दवाई थी, इस ऐसे सुनो, इस ग्रास प्लांट में 1 ग्राम दवाई थी, इस ग्रास प्लांट में 1 ग्राम, इस ग्रास प्लांट में 1 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल ग्रास को खाता है डियर, ये समझो आप, ये डियर। सुनो, डियर ने जिंदगी में इस ग्रास प्लांट को भी खाया, इस ग्रास प्लांट को भी खाया, इस ग्रास प्लांट को भी खाया। तो एक ग्रास प्लांट में 1 ही ग्राम दवाई थी, तो डियर में कितने आ गई, 3 ग्राम। अगर डियर को लाइन खाएगा, लाइन जिंदगी में कितने डियर को खाता है, फॉर एग्जाम्पल 10 डियर को खाया, तो डियर में लाइन में इस डियर की भी दवाई आएगी, इस डियर की भी दवाई जमा हो जाएगी, इस डियर की भी दवाई जमा हो जाएगी। तो इसका मतलब जितना आप फूड चेन में ऊपर जाते हो या फूड ट्रॉपिक लेवल जितने हायर होगी या फूड चेन में जितना आप आगे जाते हो, जितने हायर स्टेप्स होते हैं, तो फूड ये हार्मफुल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है उनमें। उस चीज को बेटा हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायो एम्प्लीफिकेशन। सिंपल। हमारे जो क्रॉप प्लांट्स है ना, क्रॉप प्लांट्स जब हमारे घर में यार उगते हैं ना, फील्ड्स में उगते हैं, हम इनको ऊपर दवाई स्प्रे करते हैं सो दैट जो वहाँ हार्मफुल कीड़ा बैठा हो तो मर जाता है। बट बहुत सारी दवाई इस क्रॉप प्लांट के अंदर जमा रहती है। क्रॉप प्लांट के अंदर थोड़ी हर क्रॉप प्लांट के अंदर थोड़ी दवाई है। अब इस क्रॉप प्लांट को कौन खाता है, शीप खाता है ना, शीप को भी खाता है। तो शीप के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस ज्यादा हो जाए, क्योंकि शीप एक क्रॉप प्लांट को भी खाता है, दूसरे को भी खाता है, तीसरे को भी खाता है। शीप के अंदर एक क्रॉप प्लांट का भी दवाई जमा हो जाएगी, दूसरे क्रॉप प्लांट का भी, तीसरे क्रॉप प्लांट का भी हो गई शीप के अंदर जमा। अब देखो शीप के अंदर कंसंट्रेशन हार्मफुल सब्सटेंस की इंक्रीज हो गई। फिर शीप को हम खाते हैं, क्या हम जिंदगी में एक शीप खाते नहीं, हम तो 40-50 खाते होंगे ज्यादा। हमने एक शीप को खाया, उसकी भी दवाई हमारे अंदर आ गई, हमने दूसरे शीप खाया, उसकी भी दवाई आ गई, तीसरे शीप खाया, उसकी भी। इसका मतलब हमारे अंदर ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। यानी कि फूड चेन में जो स्टेप्स हैं, ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, जितनी ट्रॉपिक लेवल आगे की वाली ट्रॉपिक लेवल होगी उसमें उतना कंसंट्रेशन हार्मफुल सब्सटेंस का बढ़ेगा। इसको बेटा हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट वाला, आवर डैमेज टू आवर एनवायरनमेंट। बेटा लास्ट वाला टॉपिक इसका चल रहा है यार। हमने जो है ना, हमने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है इन्वायरमेंट का, हद से ज़्यादा बेटा हमने नुकसान किया इन्वायरमेंट का। हमने इतना नुकसान इन्वायरमेंट का किया आप मत पूछिए। बट सबसे बड़े 2 डैमेज जो हमने इन्वायरमेंट को दिए, हमने बहुत बड़े धक्के जो हमने इन्वायरमेंट को दिए, वो बेटा ये हैं। एक तो ओजोन लेयर डिप्लीशन, हमने ओजोन लेयर को तबाह किया। क्या होता है बताऊंगा। और बेटा हमने वेस्ट डिस्पोजल, यार कूड़ा कचरा निकलता है इन्वायरमेंट में फेंक दिया, तबाह हो गया इन्वायरमेंट। हमारी वजह से यार बहुत ज़्यादा सदमा, दुख, नुकसान, दुश्मनी पहुंची है किसको यार, इस जमीन को, इस एनवायरनमेंट को। बट सबसे बड़े जो दक्चे हमने, सबसे बड़े जो दुख हमने एनवायरनमेंट को पहुंचाए, वो है एक ओजोन लेयर डिप्लीशन और ये वेस्ट डिस्पोजल। सर क्या मतलब, इस चीज का क्या मतलब है? सुनो बेटा, ओजोन लेयर डिप्लीशन किसको बोलते हैं आपको पता होगी। ये बेटा ये हमारा अगर जमीन है, सुनो ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा अर्थ। अर्थ के ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेयर। अर्थ के साइड में क्या होता है, एटमॉस्फेयर। ये ना बेटा, अगर अर्थ के ऊपर मैं बैठा हूं, अर्थ के ऊपर जाओ, कहां तक, अर्थ के ऊपर 300 किलोमीटर्स तक जाओ। यहां तक क्या होता है ये बेटा, यहां तक ये साइड में गैस होता है। अर्थ के साइड में क्या होता है, ये होता है बेटा गैस। अर्थ के साइड में बेटा ये गैस होता है। इस गैस का बेटा क्या नाम है, ईयर बोलते हैं या एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ईयर बोलो या एटमॉस्फेयर बोलो, ठीक है, ठीक है। फिर इस ईयर के हमने फिर लेयर्स निकाले हैं। इस ईयर की पहली वाली लेयर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये आइनोस्फीयर, बहुत सारे स्फीयर्स हैं, मैं उसके साथ अभी नहीं है, पर इतना तो बोलूंगा भी यार, इतना तो आपको समझा सकता हूं कि हमारा जो ईयर है, एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में एक खास किस्म की लेयर होती है, गैस की हमारे एटमॉस्फेयर में एक खास किस्म की गैस की लेयर होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में एक खास किस्म गैस की एक लेयर होती है, खास किस्म गैस यहाँ पे होता है यार। हमारे एटमॉस्फेयर में, ये है एटमॉस्फेयर, ये जमीन है, मैं यहाँ बैठा हूँ, देखो ना मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ हूँ। प्लांट देखो, प्लांट कहाँ है, ठीक है, जमीन के ऊपर ये सारी चीजें। बट हमारे यहाँ हवा में, हमारे
हवा में, रिमेंबर हमारे हवा में यहां पे बेटा एक खास किस्म का गैस पाया जाता है, एक खास किस्म के गैस हमारे हवा में, एक खास किस्म का बेटा गैस पाया जाता है, जिस गैस का बेटा क्या नाम होता है, इस गैस का बेटा नाम होता है ओजोन गैस। क्या नाम होता है? ओजोन गैस। इस गैस का क्या नाम है? इस गैस का नाम है ओजोन गैस। ठीक है, ये कौन सा गैस है? यह है बेटा ओजोन गैस। ओजोन गैस किस चीज का बना है? ओजोन गैस बना है O3 का। या मैं आपको बताऊंगा, हमारे रिमेंबर हमारे हवा में एक खास किस्म का एक गैस होता है, वो गैस मिलके, उस गैस का नाम है ओजोन गैस, उसका फॉर्मूला O3 है। ये ओजोन गैस मिलके 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 ये ओजोन गैस मिलके इसने एक लेयर बनाई है, और इस लेयर, इस ओजोन गैस की जो लेयर है, इसको बेटा हम बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ये है बेटा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? ये गैस की एक परत है, एक लेयर है जो हमारे हवा में पाई जाती है। ओजोन लेयर एक स्पेशल गैस की बनी होती है, जिस गैस का बेटा नाम है ओजोन गैस, या उसका फॉर्मूला है O3। ओजोन गैस या ओजोन लेयर जो है बेटा, ये 5 किलोमीटर मोटी होती है। 5 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है, मोटी, यानी कि इसमें जो थिकनेस है ना, थिकनेस वो 5 किलोमीटर है। कैसे नापते हैं बेटा? डॉब्सन यूनिट से आप नापते हो। क्या? मेजर्ड बाय MEASUR, measured by Dobson's unit। Dobson's unit बेटा, इसको Dobson's यूनिट से नापा जाता है। Dobson's यूनिट से हम इसको नापते हैं। Dobson जैसे बेटा किलोमीटर है, लीटर है, इस तरह Dobson's यूनिट भी एक यूनिट है जिससे हम ओजोन लेयर की थिकनेस नापते हैं। ओजोन लेयर क्या करता है? यहां पे बेटा सन है, सन SUN, सन जो है ना, ये 2 किस्म की रेज देता है। एसेंशियल रेज भी देता है, हार्मफुल रेज भी देता है। सन 2 किस्म की रेज देता है, एसेंशियल रेज भी देता है और हार्मफुल रेज भी देता है। रिमेंबर बेटा, अगर ये जो एसेंशियल रेज, हार्मफुल रेज इकट्ठे आती है, जब एसेंशियल रेज आती है बेटा, ये ओजोन लेयर के थ्रू पास होती है। ओजोन लेयर इनको बोलता है ठीक है आप जाओ नीचे, आप तो बहुत इंपॉर्टेंट रेज हो, गई नीचे। बट जब ये हार्मफुल रेज आती है ओजोन लेयर के पास, ओजोन लेयर इनको बोलते हैं नहीं नहीं आप नीचे मत आ जाओ, आप वापस जाओ। तो ओजोन लेयर जो है ना, हार्मफुल रेज को बेटा वापस भेजता है। अगर ये हार्मफुल रेज जमीन के ऊपर पड़ गई ना, जमीन के ऊपर तहस और नहस हो जाएगा, यहां इंसानों को स्किन कैंसर हो जाएगा, इंसान में आंखों की बीमारी में रोशनी चली जाएगी, इंसानों की आंखों की रोशनी चली जाएगी। ठीक है, मछलियां समंदर में मर जाएंगी, फोटोसिंथेसिस आसानी से नहीं हो जाएगा, इतनी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। इसका मतलब यार ये ओजोन लेयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, जो हार्मफुल रेज को नीचे आने नहीं देता है, वापस भेजता है इंपॉर्टेंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट ये ओजोन लेयर है। तो ओजोन लेयर क्या करता है? हार्मफुल रेज जो सन से आती है उनको रिफ्लेक्ट बैक करता है, सो दैट ये जमीन के ऊपर ना पड़े। अब इसी ओजोन लेयर को हमने छेद किए हैं। सर हमने छेद किए? हाँ, इस ओजोन लेयर के हमने छेद किए बहुत ज्यादा यार, इसमें हमने बहुत ज्यादा घटिया हरकतें की है। क्या हमने इस ओजोन लेयर में देखो छेद हो गया है, बहुत सारी जगहों पे, जमीन के बहुत सारी जगहों पे हमने इस ओजोन लेयर के छेद किए। अगर इस ओजोन लेयर के छेद हो गए, क्या बेटा हार्मफुल रे इस छेद से आ सकती है ना? अगर ओजोन लेयर को यहाँ छेद हो गया है, हार्मफुल रे इस छेद से आ सकती है ना? सन से आई हुई हार्मफुल रे इसी छेद से जमीन के ऊपर पड़ सकती है? सर पड़ सकती है, तो नुकसान हो जाएगा, इंसानों में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी को बेटा हम बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब ओजोन लेयर में हमने छेद किए हैं, या ओजोन लेयर को हमने पतला पतला किया है। 5 किलोमीटर नहीं, हमने इसको पतला पतला किया है। कैसे? क्योंकि बेटा हम जमीन के ऊपर हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, और हम जमीन के ऊपर एसी एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं। इस फ्रिज से और एसी से एक गैस निकलता है जिसका नाम है CFC। CFC का पूरा नाम होता है बेटा फ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस होता है, इस गैस को हम फ्रिज के अंदर, एसी के अंदर यूज करते हैं। मैं जमीन के ऊपर बैठा हूं, मैं एसी यूज कर रहा हूं, यहां से बेटा निकलता है गैस CFC, वो CFC ऊपर हवा में गया, जो ही ओजोन लेयर के पास गया, और वो CFC गैस ओजोन लेयर को काटता है। मैं फ्रिज का इस्तेमाल करता हूं। ये फ्रिज क्या करता है बेटा? ये फ्रिज ये गैस निकालता है, CFC गैस, वो CFC गैस हवा में जाता है। जब वो हवा में गया, हवा में इस ओजोन लेयर को बेटा काटा और छेद किया, या पतला किया या छेद किया। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? मेरा जो ओजोन लेयर है बेटा, ये तबाह हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, पतला हो जाएगा। जब ये पतला हो गया यार, इसी चीज को मैं बोलता हूं ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर की जो थिकनेस है मैंने कम किया है। अब कुछ जमीन के ऊपर कुछ जगहों पे इतना ही ओजोन लेयर पतला बन गया है, इतना पतला, वहां पे खत्म ही हो गया, वहां पे छेद बन गया है।
इस चीज को मैं बोलता हूं ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन जो है मैंने हवा में कम किया। कैसे? मैंने सीएफसी गैस का इस्तेमाल किया। सीएफसी गैस किन में होता है? इन चीजों में। यह है ना दक्षा, इसी चीज को बेटा हम बोलते हैं क्या? ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, समझ आया है आपको? चलो ठीक है, नेक्स्ट ओजोन लेयर डिप्लीशन आएगा आपको क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन लेयर डिप्लीशन? द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। हवा में ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन कम होना इज नोन एज ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू सीएफसी गैस। ये सीएफसी गैस की वजह से होता है विच इज रिलीज्ड बाय फ्रिजेस एंड एसीज। एसी और फ्रिज की वजह से जो निकलता है। ये ओजोन लेयर करता क्या है? ये बेटा इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज विच कम्स फ्रॉम द सन। ओजोन लेयर करता क्या है? ये सन से आई हुई हार्मफुल रेज से हमें बचाता है। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, यहां पे मैंने आपको बताया ओजोन लेयर। हाँ देखो, अगर इंसानों के ऊपर ओजोन लेयर पड़ गया, रिमेंबर, अगर इंसानों के ऊपर अगर इंसानों के ऊपर हार्मफुल रेज पड़ गई, सन से आई हुई हार्मफुल रेज इंसानों के ऊपर पड़ गई, इंसानों को क्या हो जाएगा? डू यू नो क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर हो जाएगा, आंखों में रोशनी चली जाएगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, ये इश्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम बेटा हमने कौन सा दक्षा एनवायरनमेंट को पूछा है? वो है वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल का क्या मतलब? हमने ऐसे यार घरों से कूड़ा कचरा निकाला और फेंक दिया। हमने ऐसे डायरेक्ट कूड़ा कचरा निकाला, जमीन पे ऐसे ही फेंक दिया, बगीचे में फेंक दिया, रोड के ऊपर फेंक दिया। यार गंदा हो रहा है एनवायरनमेंट, कम से कम समझो। इसी को हम बोलते हैं वेस्ट डिस्पोजल। यार ऐसे हमने डिस्पोज ऑफ वेस्ट को किया है। हाँ ठीक है, अब देखो कैसे डिस्पोज करना चाहिए, ये देखना हालत क्या है यार। ये है समंदर है, वहां से इंडियन ओशन, यहाँ देखो यार डब्बा है, डायपर है, यार क्या फेंक दिया। इंसानियत भी कोई चीज है। देखो हमने क्या किया यार, इसको प्रॉपरली मैनेज करना है। वेस्ट निकलता है यार, निकलेगा तो इसमें करेंगे, बट इसको प्रॉपरली मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है वही मैं बोलूंगा। देखो वेस्ट अगर हमारे घरों से निकलता है, प्रॉपरली मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है? पहले है लैंडफिल। मिसाल के तौर पर बेटा आपके पास से जमीन है, सुनो, आपके पास से हमारी जो जमीन है ना, जो गांव वगैरह साइड के होते हैं बेटा, उनको जो ना जमीन ऐसे पूरी नहीं, वो अप डाउन ऐसे होती है ना, अप डाउन ऐसे जमीन प्लेन नहीं होते। अब देखो सुनो, यहां पे बेटा ये जमीन क्या है? ये डाउन है ना, ये है ना डाउन। अब देखो लैंडफिल का मतलब, अगर आपके घरों से वेस्ट निकलता है यार, वेस्ट को उठाओ, इस जहां पे जमीन डाउन है यहां पे इस वेस्ट को डालो, यहां पे वेस्ट को डालो, डाला 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 वेस्ट इसके ऊपर बेटा, फिर क्या किया? जमीन वापस डालो, वापस डालो, मिट्टी लाओ इसके ऊपर डालो। देखो वेस्ट आपका हो गया खत्म, जमीन के नीचे गया, जहां आपने लैंड को फिल किया, जहां पे गड्ढा था वहां पे आपने इस वेस्ट को डाला, ऊपर से क्या डाली? मिट्टी डाले। अब आप ऊपर प्लांटेशन कर सकते हो, यहां पे आप प्लांट्स उगा सकते हैं, आप क्रॉप प्लांट्स उगा सकते हैं। वेस्ट भी खत्म हो गया और आपकी जमीन भी बराबर हो गई। इस चीज को हम बोलते हैं लैंडफिल। एक तरीका यह है कि आप वेस्ट को मैनेज कैसे करोगे। दूसरा है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट का बेटा क्या मतलब है? रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट का इतना तो मतलब होता है कि अगर फॉर मेरे पास एक कॉपी है यार, मेरे पास या चलो मेरे पास एक बोतल है, बोतल को मैंने पानी, बिस्लरी बोतल में मैंने पानी पिया, बोतल खत्म हो गई, इसको फेंकना नहीं है यार, इस बोतल को ना वापस दे दो। कवाड़ा वाला है जो फैक्ट्री वाले को वापस दे दो। फैक्ट्री वाला इस बोतल को साफ करेगा, क्या करेगा? साफ करेगा, और बेटा इसको साफ करने के बाद और पानी भरेगा और वापस देगा। देखो यही बोतल साफ होके वापस आती है। इसको हम पुरानी कोई चीज को दोबारा से ठीक करना, इसको हम बोलते हैं रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। मैं चेयर के ऊपर बैठता हूं यार, चेयर टूट गई प्लास्टिक, मैं ऐसे ही फेंक देता हूं? नहीं यार, इस प्लास्टिक जो चेयर टूट गई, इस प्लास्टिक चेयर को मैं फैक्ट्री वाले को दूंगा। फैक्ट्री वाला करेगा क्या? वो इसको बेटा यार ठीक करेगा, जोड़ेगा वापस, और बेटा वापस हमें देगा। पुरानी कोई चीजों को दोबारा से रिप्लेनिश करना, ठीक करना, दिस व्हाट वी कॉल्ड एज रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। ठीक है, तीसरा है बेटा प्रेपरेशन ऑफ कंपोस्ट। इससे भी वेस्ट यानी कि एनवायरनमेंट में नहीं पड़ता है। तीसरा है प्रेपरेशन ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट का क्या मतलब है? बेटा देखो मेरे पास से जमीन है, घरों से हम यार फार्म, मैं गांव का हूं, हाँ अब देखो मेरे गांव से या मेरे घर से बेटा जो मैंने शेड बनाया गाय के लिए, वो गोबर देती है यार। गोबर को ऐसे एनवायरनमेंट में फेंक दूं तो बीमारी फैल जाएगी ना। व्हाट आई हैव टू डू, करना क्या है मुझे? मैं बेटा अपनी जमीन में एक गड्ढा खोदूंगा। क्या खोदूंगा? मैंने एक जमीन में इस जमीन में मैंने गड्ढा खोदा गड्ढा। अब मैं काम करूंगा, जो ये वेस्ट निकलता है, गोबर वगैरह निकलता है, मैं इस गड्ढे में डालूंगा। आज भी, कल भी, 1-2 महीने मैंने इसमें ये गोबर डाला गोबर। उसके बाद मैं क्या करूंगा बेटा? इसको वापस डालूंगा, मिट्टी ऊपर, मिट्टी वापस डालूंगा, बहुत ज्यादा मिट्टी डालूंगा, सो दैट ये सड़ना चाहिए, गोबर नीचे जमीन में सड़ना चाहिए। जब ये गोबर नीचे जमीन में सड़ गया ना, अब ये सड़े हुए वेस्ट को बेटा मैं अब कंपोस्ट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इसको मैं बेटा कंपोस्ट बोलूंगा। सड़ा हुआ कोई वेस्ट, जब वेस्ट सड़ जाता है, इस वेस्ट का अब नाम रहता है कंपोस्ट। मैं काम करूंगा, इस कंपोस्ट को मैं बेटा क्या काम करूंगा? इस कंपोस्ट को मैं बेटा उठाऊंगा
है ना, इस कंपोस्ट को मैं उठाऊंगा, अब अपने एग्रीकल्चर फील्ड में अपने क्रॉप प्लांट्स को, अपने प्लांट्स को के रूट्स के पास डालूंगा, मेरा क्रॉप प्लांट या मेरा प्लांट जो ना अच्छे से ग्रो करेगा। इसका मतलब वेस्ट था, अगर मैंने इस गोबर को ऐसे ही फेंक दिया होता बीमारी फैलती। इस वेस्ट को मैंने इस तरीके से मैनेज किया, एक तो ये सड़ भी गया और बाद में मुझे काम भी आया, है ना, एज खाद, एज मैनवर मुझे काम आया। इस तरीके से वेस्ट को मैनेज करना, इसको हम बोलते हैं प्रेपरेशन ऑफ कंपोस्ट। समझ आ रहा है? अब बेटा बस लास्ट 1-2 मिनट लेंगे। अब उसके बाद इंसिनरेशन एट हाई टेम्परेचर। अब कुछ वेस्टेज ऐसे होते हैं जिनको आप लैंडफिल नहीं, जमीन में नहीं डाल सकते हो, जिनको आप रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हो, जिनमें आप कंपोस्ट नहीं बना सकते हो, उनमें आपने बेटा इंसिनरेशन करने। इंसिनरेशन का मतलब क्या है? इंसिनरेशन का बेटे मेरे ये मतलब होता है हॉस्पिटल के जो वेस्टेज है ना, उनको आप क्या करोगे? हॉस्पिटल जो है ना, हॉस्पिटल के सामने एक चिमनी होती है, हॉस्पिटल वालों को एक चिमनी होती है, चिमनी, ठीक है। अब देखो ये चिमनी, इसमें वो अंदर वेस्ट जलाते हैं। हॉस्पिटल से जितना वेस्ट निकलता है, सिरेंजेस निकली, बाकी चीजें निकली, उन वेस्ट को बेटा कहां पे डालो? इसमें, इस चिमनी में डालो। जब ये भर गया ना, अब नीचे से आग लगाओ और टेम्परेचर दे दो 1000 डिग्री सेल्सियस। हाँ, हॉस्पिटल के वेस्ट को इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया, वायरस लगा होता है नहीं, हॉस्पिटल के वेस्ट को यानी कि क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। अब बेटा हॉस्पिटल के वेस्ट, गाउन होता है, सिरेंजेस होता है, नीडल्स होता है, कैथेटर होता है, हॉस्पिटल के जो बैंडेज होता है, जो वेस्ट हैं, ड्रिप सेट्स है ना, हॉस्पिटल के वेस्ट को बेटा इस इंसिनरेटर, इसको हम बोलते हैं इंसिनरेटर बोलते हैं। हॉस्पिटल का जो वेस्ट है इस इंसिनरेटर में डालो बेटा, और फिर टेम्परेचर 1000 डिग्री दे दो। फिर ये इन्फेक्शन जो एक तो ये मर जाएगा, और जो वेस्ट है इसका कुचुम्बर बनेगा। जब इसका कुचुम्बर बनेगा, थोड़ा सा धुआं यहाँ निकलेगा। हाँ, एयर पोल्यूशन हो गए, बट छोड़िए ना, आप ध्यान मत दीजिए ना यहाँ पे, बट आपका वेस्ट जो ना खत्म हो गया ना। अगर आप इस हॉस्पिटल वाले वेस्ट को ऐसे उठाओगे, ऐसे फेंकोगे कहीं पे, यार वहां इन्फेक्शन फैल जाएगा। एक तो वेस्ट भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा और इन्फेक्शन भी फैल जाएगा ना। आपने क्या किया? इस तरीके से आपने मैनेज किया कि यार ये जो वेस्ट है ना, ये भी खत्म हो गया और इन्फेक्शन भी नहीं फैल गया। इसको हम बोलते हैं इंसिनरेशन। एक वेस्ट को 1000 डिग्री सेल्सियस पे जलाना, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? इंसिनरेशन। ठीक है, हाँ हो गया। अब यह इस तरीके से आप वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। लास्ट पे बेटा आपका जो रहता है वह 3R। क्या होता है? 3R। एक होता है R, दूसरा होता है R, तीसरा होता है R। R का मतलब बेटा क्या होता है? पहले R का मतलब होता है रिड्यूस, दूसरा होता है रिसाइकल, तीसरा होता है रीयूज। क्या होता है? रीयूज। 3 है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। रिड्यूस का मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना मेरे पास, नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, प्लांट्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम करना। क्यों? अगर आपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज्यादा किया ना बेटा, क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? क्या हो जाएगा? हो तो ये जाएगा यार, नेचुरल रिसोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा। कोल, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम करना। क्यों? क्योंकि सो दैट नेचुरल रिसोर्स खत्म जल्दी नहीं होना चाहिए। इस चीज को हम बोलते हैं पहला रिड्यूस, नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कम करना। ठीक है। दूसरा आ रहा है रिसाइकल। अगर कोई नेचुरल रिसोर्स या बेटा कोई सब्सटेंस, सुनो, चाहे अगर कोई नेचुरल रिसोर्स, मेरे पास कॉपी है, नोटबुक, वो एक नेचुरल रिसोर्स है। कैसे? कॉपी को मैंने प्लांट से बनाया, तो कॉपी क्या है? नेचुरल रिसोर्स। जो नोटबुक है नेचुरल रिसोर्स। मैं इसके ऊपर लिखता हूं बेटा, मैं इस नोटबुक को जब मैंने लिखते भर गई, अब मैं इस नोटबुक को फैक्ट्री वाले को वापस दूंगा। फैक्ट्री वाला इस नोटबुक के ऊपर केमिकल डाल के साफ करेगा, दोबारा ठीक करेगा, मुझे वापस भेजेगा। नेचुरल रिसोर्स को दोबारा से ठीक करना, इसको हम बोलते हैं रिसाइकल। नेचुरल रिसोर्स को दोबारा से ठीक करना, रिसाइकल। नेचुरल रिसोर्स का कम इस्तेमाल करना, रिड्यूस। नेचुरल रिसोर्स का बेटा क्या? दोबारा से ठीक करना, रिसाइकल। और जब नेचुरल रिसोर्स रिसाइकल हो जाती है, उसके बाद उसका फिर से यूज करना। नेचुरल रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री वाले ने मेरी कॉपी ठीक की, फिर मैं अगर यही कॉपी दोबारा अगर मैं यही कॉपी इस्तेमाल करूंगा, इसके ऊपर लिखूंगा, मैं रीयूज कर रहा हूं। नेचुरल रिसोर्स का रिसाइकल करने के बाद दोबारा से इस्तेमाल करना, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज रीयूज। 3R क्या है? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। रिड्यूस का मतलब क्या है? नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कम करना। रिसाइकल का मतलब नेचुरल रिसोर्स का जब वो खराब हो जाता, टूट जाता है, उसका दोबारा से ठीक करना। तीसरा है रीयूज, नेचुरल रिसोर्स जब रिसाइकल हो जाते हैं उसका फिर से इस्तेमाल करना, रीयूज। ठीक है, हो गया ये। अब बेटा है कुछ 2 टर्म्स हैं। एक टर्म है बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बस लास्ट है यही,
बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो वाली चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बेटा कोई सब्सटेंस है, वेस्ट सब्सटेंस मेरे पास है, मैंने उसको फेंक दिया एनवायरनमेंट में, ये है वो वेस्ट सब्सटेंस। इस वेस्ट सब्सटेंस के ऊपर अगर बैक्टीरिया बैठा, इस वेस्ट सब्सटेंस के ऊपर अगर कौन बैठा, बैक्टीरिया बैठा, और बैक्टीरिया ने अगर इस वेस्ट सब्सटेंस को खत्म किया, खत्म बाय। जब वेस्ट सब्सटेंस के ऊपर बैक्टीरिया बैठ के उसको खत्म करता है, इस चीज को मैं, उस सब्सटेंस को जो खत्म हो गया बैक्टीरिया की वजह से, उसको मैं बोलता हूं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। क्या बोलता हूं? उस सब्सटेंस को बेटा मैं बोलता हूं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नाउ व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? ऐसा सब्सटेंस जो बेटा जिसके ऊपर बैक्टीरिया बैठ के उसको खत्म करता है, उसको मैं क्या बोलता हूं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, लिविंग थिंग की वजह से खत्म होना। दूसरा है मेरे पास कोई ऐसा वेस्ट है जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन है, पॉलीथीन, प्लास्टिक पॉलीथीन, मैंने फेंका एनवायरनमेंट में, बैक्टीरिया उसके ऊपर बैठा, फंगस भी बैठा, यार इसका कुछ नहीं हुआ, इसका कुछ नहीं हुआ, खत्म नहीं हो रहा है, तो ऐसे सब्सटेंस को मैं बोलूंगा क्या? इस सब्सटेंस को बेटा मैं बोलूंगा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नाउ व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर बैठ के, ऐसा वेस्ट या ऐसा सब्सटेंस जिसको बैक्टीरिया खत्म नहीं कर सकता है, जिसको कोई लिविंग थिंग खत्म या बैक्टीरिया खत्म नहीं कर सकता है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नॉन बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर बैक्टीरिया बैठ के उसको खत्म नहीं करता है, इसको बैक्टीरिया खत्म करता है, इसको बैक्टीरिया खत्म नहीं करता है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस जिसके ऊपर बैक्टीरिया बैठ के उसको खत्म करता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होता है जिसके ऊपर बैक्टीरिया बैठ के उसको खत्म नहीं कर पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल बेटा, फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, एग्जांपल एक मुझे बताओ, बोलोगे सर? मैं बोलता हूं, फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीथीन, सोप वाटर, सोप वाटर क्या है? सोप वाटर, वो बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? थैंक यू, थैंक यू मेरे साथ इतना यार समय बिताने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए, इतने टाइम, मुझे नहीं पता है टाइम क्या आया, इतने टाइम मुझे बर्दाश्त करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे ज़रूर हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट उनको फ़ायदा पहुँचे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय।